हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल MPRM। मैनेजमेंट की सीरीज चली थी जिसमें हम मैनेजमेंट के सभी टॉपिक को कंप्लीट कर रहे थे। तो चलिए, आज हमारा टॉपिक है लेखांकन, जो कि हमारे वनडे एग्जाम और जिन भी एग्जाम में मैनेजमेंट आता है उन सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए आपको क्या करना होगा? पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा, कमेंट, शेयर एंड बेल आइकन को प्रेस करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। आज का हमारा टॉपिक है लेखांकन। विश्व में बदलते आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, व्यावसायिक परिवेश के बीच में वित्तीय आदान प्रदान में भी अत्यंत जटिलता उत्पन्न हो रही है। इस लेन देन को सही क्रम में रखना और उसका विश्लेषण करना अत्यंत आवश्यक होता है। इस प्रक्रिया द्वारा व्यवसाय की जानकारी को संग्रह करना होता है, वर्गीकरण करना, सारांश निकालकर उसका परिणाम जानना नितांत महत्वपूर्ण होता है। ये सभी क्रियाएं लेखांकन द्वारा आसानी से की जा सकती हैं। मतलब हम इसमें क्या कर सकते हैं, जितना भी हमारे कार्य हो रहे हैं, जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, तो व्यवसाय की पूरी जानकारी का संग्रहण करते हैं, वर्गीकरण करते हैं और उसका सारांश निकालते हैं। किसके अंतर्गत होता है? ये सब हमारे लेखांकन के अंतर्गत होता है। पुस्तक पालन का जन्मदाता लुकास पेरियोली की माना जाता है। तो किसको माना जाता है? जो हमारे पुस्तक पालन है उसके जन्मदाता किनको माना जाता है? लुकास पेरियोली को माना जाता है। सन 1494 में इनकी पुस्तक इटली में प्रकाशित की गई थी, जो कि गणित से संबंधित थी और इसमें पुस्तक पालन की विधियों का भी उल्लेख किया गया था। मतलब पुस्तक पालन के जन्मदाता कौन है? लुकास पेरियोली हैं। इन्होंने कब निकाली थी अपनी पुस्तक? तो 1494 में निकाली थी, इटली में निकाली थी। गणित संबंधित बुक थी और उसमें क्या दिया गया था? पुस्तक पालन की विधि वर्णीकृत की गई थी। सन 1941 में द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स की स्थापना की गई थी। इसके पश्चात 1966 को अमेरिकन एसोसिएशन अकाउंट्स की स्थापना की गई। पहले क्या बना था? 1941 में बना अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स। फिर उसके बाद क्या बना? 1966 में बना है अमेरिकन एसोसिएशन अकाउंट्स की स्थापना की गई। इसके द्वारा लेखांकन को आर्थिक सूचनाओं का महत्वपूर्ण स्रोत माना गया। भारत में लेखांकन प्रमाणों के निर्धारण और लेखाकारों के प्रशिक्षण का कार्य इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्कर्स अकाउंट्स ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। मतलब अमेरिका में तो दो संस्थान बन गई। कब बनी है? एक 1941 में बनी है और एक 1966 में बनी है। 1941 की कौन सी है? तो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स, जो कि पब्लिक के अकाउंट्स को सर्टिफाइड करती है। दूसरी कौन सी है? 1966 में बनी है अमेरिकन एसोसिएशन अकाउंट्स। और भारत में भी होगी, तो भारत में भी दो इंस्टीट्यूट काम करती हैं, जिसका नाम क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्कर्स अकाउंट ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। लेखांकन का अर्थ क्या होता है और इसकी परिभाषा? वित्तीय जानकारियों का संग्रहण करना, रिकॉर्ड करना, वर्गीकरण करना, सारांश निकालना, विश्लेषण करके संबंधित व्यक्तियों को संप्रेषित करना, ये क्या होता है? लेखांकन होता है। तो कोई भी जानकारी को निकालना, रिकॉर्ड रखना, वर्गीकरण करना, सारांश निकालना, उसका विश्लेषण करना, ये व्यक्तियों और उससे संबंधित व्यक्ति होते हैं, उसको संप्रेषण करना क्या होता है? लेखांकन कहलाता है। अब आते हैं कार्टन के मतानुसार, बही खाता उन समस्त व्यापारिक लेन देनों का उचित ढंग से लेखा करने की कला या विज्ञान होती है जिसके फलस्वरूप मुद्रा के मूल का हस्तांतरण किया जाता है। किसने कहा था? कार्टन के द्वारा कहा गया था कि जो हमारा बही खाता है यह क्या है? व्यावसायिक लेन देन का एक ढांचा होता है जो कि लिखित होता है और एक कला और विज्ञान है जिसके फलस्वरूप जो मुद्रा का मूल्य होता है उसका हम हस्तांतरण करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन के अनुसार जो हमारा लेखांकन होता है वह आर्थिक सूचनाओं को पहचानने, मापने और संप्रेषित करने की प्रक्रिया होती है। जो हमारी आर्थिक सूचनाएं होती हैं, क्या आया क्या गया, सब कुछ सूचनाएं, उसको पहचानते हैं, उसको मापते हैं और संप्रेषित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लेखांकन कहलाती है। इसके आधार पर सूचनाओं के उपयोगकर्ता तर्कयुक्त निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। मतलब जितने भी उपयोग करता है वो क्या कर सकता है? इससे मापन करके, इसको समझ के क्या कर सकता है? तर्क युक्त निर्णय लेने में सहायक होती हैं। दो लोगों ने दी हैं। तो पहली आती है कौन सी? कार्टन के अनुसार इन्हें कहा था कि जो बही खाता है वह क्या है? व्यावसायिक लेन देन का एक कला और विज्ञान होती है जो कि लिखी हुई होती है। इसमें क्या होता है? हम मुद्रा के मूल का हस्तांतरण करते हैं। फिर आते हैं अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन। इन्होंने कहा था कि लेखांकन आर्थिक सूचियों को पहचानना, मापन करना, संप्रेषित करने की विधि होती है जिसके द्वारा जो उपयोग करता है वह उपयुक्त या फिर तर्कयुक्त निर्णय लेने में सक्षम होता है। अब आता है बही खाता का अर्थ या फिर परिभाषा क्या होती है? इसका तात्पर्य व्यावसायिक लेन देन को पुस्तकों में लिखना, उससे
पुस्तक पालन भी कहा जाता है। जो हमारा लेखांकन या वही खाता होता है उसको क्या कहा जाता है? पुस्तक पालन भी कहा जाता है। यह नियमित, विधिवत और शुद्ध और स्पष्ट रूप से व्यवसाय के लेन देन के रिकॉर्ड को पुस्तक पालन कहा जाता है। मतलब इसमें क्या होता है, ऐसे कोई भी उठा के अकाउंट्स नहीं डाल देते, इसमें क्या करते हैं, नियमित होता है यह, मतलब रोज लिखना पड़ता है, एक विधि से लिखना होता है, शुद्ध और स्पष्ट रूप से व्यवसाय के लेन देन के रिकॉर्ड को क्या कहा जाता है? पुस्तक पालन या फिर वही खाता कहा जाता है। अब आते हैं हमारे नॉर्थ कार्ट के अनुसार। नॉर्थ कार्ट ने क्या कहा था कि वही खाता वाणिज्य अर्थात वित्तीय व्यवहार के मौद्रिक पहलुओं को हिसाब में लिखने की कला होती है। जो हमारा बही खाता है यह वाणिज्यिक और जो वित्तीय व्यवहार हैं उनके जितने ही मौद्रिक पहलू हैं उनके हिसाब को लिखने की कला होती है। किसने कहा था? नॉर्थ कार्ट ने कहा था। अब आते हैं बही खाता और लेखांकन, मतलब जो हमारी बुक कीपिंग है और अकाउंटिंग है, इन दोनों में अंतर क्या होता है। हमने अभी क्या पढ़ लिया? बही खाता पढ़ लिया कि बही खाता क्या होता है। अब आते हैं अकाउंटिंग और बही खाता में क्या डिफरेंस है। तो बही खाता प्रतिदिन तैयार किया जाता है, जबकि जो लेखांकन होता है वह प्रति वर्ष तैयार किया जाता है, या फिर इसे वर्ष के अंत में तैयार किया जाता है, या फिर हम पूरे वर्ष के अंत में कर सकते हैं। पूरे मार्च का महीना जो होता है सबकी अकाउंट, मतलब जो अकाउंटिंग चेक की जाती है ना, तो तैयार की जाती है, तो कब होती है? वर्ष के अंत में तैयार की जाती है। जबकि बही खाता होता है वह हर दिन उसको तैयार करना पड़ता है। बही खाता क्या होता है? यह लिखने और वर्गीकरण करने तक ही सीमित होता है, मतलब इसमें हम लिखेंगे और उसका वर्गीकरण करेंगे और सीमित। जबकि जो हमारा अकाउंटिंग होती है इसमें क्या होता है? विश्लेषण भी जरूरी होता है। इसमें क्या करना पड़ेगा? हमें विश्लेषण देना पड़ता है। बही खाता क्या होता है? लेखांकन के पहले किया जाता है। बही खाता मतलब लेखांकन का एक कच्चा चिट्ठा होता है, लेखांकन के पहले किया जाता है, और जो लेखांकन है बही खाता के पश्चात किया जाता है। बही खाता में सामान्य स्तर के कौशल की आवश्यकता होती है, आप नॉर्मल रोज का भी लिख सकते हो। जबकि जो लेखांकन होता है इसमें उच्च स्तर के कौशल की आवश्यकता होती है। बही खाता इसके द्वारा जो पूर्ण शुद्धता की जांच नहीं की जाती, मतलब शुद्ध है नहीं है, नॉर्मल भी है चलेगा, लेकिन जो हमारी अकाउंटिंग होती है इसमें पूर्ण सत्यता की जांच की जा सकती है। तो हम इसके डिफरेंस फिर से देख लेते हैं। बही खाता क्या होता है? प्रतिदिन लिखा जाता है, लेकिन लेखांकन वर्ष के अंत में लिखा जाता है। बही खाता लिखने और वर्गीकरण तक सीमित होता है, जबकि जो लेखांकन होता है उसका विश्लेषण तक होता है। बही खाता लेखांकन की पहले किया जाता है, और जो हमारा लेखांकन है वह वही खाता के बाद में किया जाता है। बही खाता सामान्य स्तर का कौशल आवश्यक होता है, लेकिन जो हमारा लेखांकन होता है इसमें उच्च स्तर का कौशल की आवश्यकता होती है। बही खाता पूर्ण शुद्धता की जांच नहीं होती, लेकिन जो लेखांकन होता है उसमें पूर्ण शुद्धता की जांच होती है। लेखांकन विज्ञान अर्थात कला। विज्ञान का तात्पर्य उस ज्ञान से होता है जो कि क्रमबद्ध हो। जो भी कोई क्रमबद्ध होता है उसे क्या कहा जाता है? विज्ञान कहा जाता है। इसमें नियम सिद्धांत होते हैं जिनके कारण और परिणामों के बीच स्पष्ट संबंध होता है, मतलब कारण और परिणाम होंगे और उनके बीच में स्पष्ट संबंध भी होगा। उसे क्या कहा जाता है? लेखांकन कहा जाता है। लेखांकन चूंकि नियम और सिद्धांतों पर आधारित होता है तथा इसमें नियम अनुसार उसे क्रमबद्ध रूप से लिखा जाता है, इसलिए जो लेखांकन है वह क्या है? विज्ञान, मतलब उसमें नियम होते हैं, सिद्धांत होते हैं, इसलिए इसको क्या करना पड़ता है? क्रमबद्ध तरीके से लिखना पड़ता है, इसलिए लेखांकन क्या है? एक विज्ञान है। अब कला से समझ लेते हैं। कला का आशय होता है यह व्यवहारिक मार्ग से होता है, मतलब व्यवहारिक मार्ग से होता है, इसके माध्यम से उद्देश्य की प्राप्ति की जाती है। तो वो क्या हो गया? कला होगा, मतलब एक व्यवहारिक मार्ग है जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं। लेखांकन दरअसल संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है, अतः यह लेख पुस्तकों का सही तरीके से प्रयोग करना भी सिखाता है। अतः हम कह सकते हैं कि जो लेखांकन है वह कला और विज्ञान दोनों है। जैसे हमारा प्रबंधन कला और विज्ञान दोनों है, वैसे ही लेखांकन भी कला और विज्ञान दोनों होता है। अब आती है हमारी लेखांकन की शाखाएं, मेन ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। पहला आती है वित्तीय लेखांकन किया जाता है, लागत का लेखांकन किया जाता है कि हमने कितनी लागत लगा दी। अब आता है हमारा प्रबंध का लेखांकन, जो कि हमारे 3 स्टेप में होता है लेखांकन। तो पहला क्या करते हैं? हम वित्त का लेखांकन करते हैं। इसके अंतर्गत वित्तीय डाटा को लिखना, वर्गीकरण करना, सारांश निकालना, विश्लेषण करना और संप्रेषण करना आदि शामिल होता है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यवसाय के लाभ हानि का पता लगाना होता है। जो हमारा वित्तीय है उसका मतलब क्या होता है? पूरे वित्त के अंतर्गत कितना डेटा, उसके पूरे डेटा
डेटा को लिखते हैं, उसको वर्गीकृत करते हैं, सारांश निकालते हैं, विश्लेषण करते हैं, संप्रेषित करते हैं। ये क्या होता है? वित्तीय लेखांकन होता है। इसमें लाभ हानि का पता लगाया जाता है। दूसरा होता है हमारा मतलब लागत लेखांकन। इसके अंतर्गत प्रति इकाई की लागत का पता लगाया जाता है, मतलब कि हमने हर एक इकाई पर कितनी लागत लगा दी, तो प्रति इकाई की जो लागत होती है उसका पता लगाने के लिए हम लागत लेखांकन करते हैं। यह व्यवसाय के उत्पाद की कीमत तय करने में मदद करता है। जो हमारे व्यवसाय की कीमत है उसको तय करने में मदद कौन करता है? लागत लेखांकन करता है। जितना हमने व्यय किया होगा उसके अकॉर्डिंग हम उसकी कीमत रखेंगे, तो यह कीमत तय करने के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रबंध लेखांकन। इसके अंतर्गत उन आवश्यक सूचनाओं को प्रदान किया जाता है जिनके माध्यम से योजना बनाना है, नियंत्रण करना है और निर्णय लेना आसान हो जाता है। तो मतलब ऐसी सूचनाएं को प्रदान करते हैं जिसके माध्यम से योजना बनाना है, निर्णय करना है और नियंत्रण करना है, वो आसान हो जाता है। किसके माध्यम से? प्रबंध के माध्यम से। पहले में क्या होता है? वित्त लेखन में हम अपना लाभ हानि का पता लगाते हैं कि हमने पूरे वित्तीय डाटा लिखेंगे, वर्गीकरण करेंगे, सारांश निकालेंगे, संप्रेषित करेंगे और उसका विश्लेषण करेंगे। लाभ हानि पता चल जाएगी। लागत में क्या होता है? जितना हमने व्यय किया है उतना हमें पता चल जाएगा और हमें से कीमत तय करने में मदद करता है लागत लेखांकन। प्रबंध क्या होता है? इसके द्वारा हम योजना बनाने, नियंत्रण करने और निर्णय लेने में आसान होता है और यह पूरा उसको प्रबंध करने के लिए आवश्यक होता है। अब आती है लेखांकन की प्रणाली क्या होती हैं। वित्तीय लेखांकन की अनेक प्रणाली प्रयोग की जा रही हैं, जिसमें से प्रमुख प्रणाली इस प्रकार है। पहली होती है रोकड़ प्रणाली। कौन सी होती है? रोकड़ प्रणाली। फिर होती है इकहरी प्रणाली, इकहरा प्रणाली। तीसरी होती है दोहरा लेखांकन प्रणाली, भारतीय बही खाता प्रणाली और महाजनी पद्धति। कितनी होती है? मुख्यतः 4 होती हैं। पहली आती है रोकड़ बही। यह प्रणाली उन संस्थाओं में उपयोग की जाती है जहां पर संपूर्ण लेन देन नगद के रूप में किया जाता है। मतलब ऐसी जगह पर हम इसका प्रयोग करते हैं रोकड़ का, जहां पर नगद और पूरा लेन देन कैसे होता है? नगद के रूप में होता है। वहां पर किसका प्रयोग किया जाता है? रोकड़ प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना नहीं होता, बल्कि सेवा भावना होता है। इसका कोई मतलब ये नहीं होता कि हमें लाभ कमाना है, बल्कि हमारा सेवा भावना का मेन उद्देश्य होता है। इसमें रोटरी क्लब, अस्पताल, पुस्तकालय, धर्मशालाएं, शैक्षणिक संस्थान आदि आते हैं रोकड़ बही में। या फिर जो हमारे कैश सिस्टम होता है, इसमें क्या होता है? जो हमारा नगद लेन देन जहाँ पर होता है वहाँ पर इसको किया जाता है। इसका उद्देश्य होता है सिर्फ लाभ कमाना नहीं होता, बल्कि सेवा भाव भी होता है। तो इसलिए इसमें कौन कौन से रखे जाते हैं? रोटरी क्लब, अस्पताल, पुस्तकालय, धर्मशाला और शैक्षणिक संस्थान आते हैं हमारे रोकड़ प्रणाली के अंतर्गत। अब आती है हमारी एकड़ प्रणाली। इसे अपूर्ण लेख प्रणाली भी कहा जाता है। क्या होती है? यह अपूर्ण होती है। इकहरी है, एक ही बार हमने कोई कोटिंग की है तो वो अपूर्ण होगी ना, तो एकल प्रणाली को क्या कहा जाता है? अपूर्ण लेखा प्रणाली कहा जाता है। इसके अंतर्गत सौदे के सिर्फ एक पक्ष का ही लेखा होता है। मतलब हमने सौदा किया तो सिर्फ एक पक्ष का ही लेख लिखा जाएगा, इसलिए इकहरी है। जबकि व्यवसाय में किसी भी लेन देन में 2 पक्ष होते हैं, किंतु इस प्रणाली में दूसरे पक्ष को छोड़ दिया जाता है। किसी भी व्यवसाय को सही आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करने हेतु उससे दोहरा लेखांकन प्रणाली में परिवर्तन करके लेखांकन कार्य किया जाता है। तो हमें कोई भी स्थिति की जांच करनी है या जानकारी प्राप्त करनी है तो पहले हम इसको दोहरे लेखांकन में परिवर्तित करेंगे, फिर लेखांकन का कार्य करेंगे। इसलिए ये क्या होती है? अपूर्ण होती है। दूसरा आता है हमारा दोहरा लेखा प्रणाली। यह प्रणाली वर्तमान में सर्वश्रेष्ठ सर्वप्रयोगी प्रणाली मानी जाती है। इसके अनुसार किसी भी व्यावसायिक लेन देन के दोनों पहलू होते हैं, मतलब लेने वाला और देने वाला दोनों होता है। इसका प्रभाव दोनों खातों पर पड़ता है। मतलब किस पर पड़ेगा? जो ले गया और दे गया, दोनों खातों पर इसका प्रभाव पड़ता है। इसी कारण यह प्रणाली दोनों दोहरा लेखा प्रणाली या फिर द्विप्रविष्टि प्रणाली कहलाती है। इसको क्या कहा जाता है? दोहरा लेखा प्रणाली या फिर द्विप्रविष्टि प्रणाली भी कहा जाता है। अगला आता है भारत में वही खाता प्रणाली और महाजनी पद्धति। लेखांकन की इस प्रणाली के अनुसार जो लेख होते हैं भारतीय भाषा में लिखे जाते हैं, जितने भी लेख होंगे, क्योंकि भारतीय बही खाता है, भारत की महाजनी पद्धति के आधार पर हो रहा है। तो कैसे होगी इसकी भाषा? कैसे होगी? भारतीय भाषा होगी। इसमें बिना लाइनें वाली लंबी बही का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होती है? बिना लाइनों वाली एक लंबी बही का प्रयोग किया जाता है।
इसमें भी द्विपक्षीय आधार का लेख होता है। इसमें भी कैसा होता है, दोहरा लेखांकन होता है। इस प्रणाली का उपयोग वर्तमान समय में कई जो व्यापारी महाजनों द्वारा किया जाता है। वैज्ञानिकता और सर्वमान्यता का अभाव होने के कारण यह प्रणाली केवल भारत तक ही सीमित है। मतलब इसमें कोई वैज्ञानिकता नहीं है, सर्वमान्य नहीं है, इसलिए ये सब कहाँ पे यूज होती है, भारत में ही लागू होती है, क्योंकि महाजन भी कहाँ पे हैं, भारत में ही हैं। भारत में ही इसका उपयोग किया जाता है। जो हमारी भारतीय बही खाता होती है वह महाजन प्रणाली का किसमें प्रयोग होता है, सिर्फ भारत में होता है, क्योंकि यह वैज्ञानिक नहीं है और सर्वमान्य नहीं है। लेखांकन के उपयोगकर्ता, इसके उपयोगकर्ताओं को आंतरिक और बाहरी उपयोगकर्ताओं में वर्गीकृत किया जाता है। हमारा लेखांकन होता है उसको हम दो तरीके से बांटते हैं। कैसा, एक आंतरिक उपयोगकर्ता और एक होता है बाहरी उपयोगकर्ता। आंतरिक उपयोगकर्ता में कौन कौन से आते हैं, तो आंतरिक में 3 आते हैं प्रमुख। पहला आता है मालिक, दूसरा आता है प्रबंधन, तीसरा आता है कर्मचारी। कौन कौन से आते हैं, मालिक, प्रबंधन और कर्मचारी। बाहरी में कौन कौन आते हैं, तो हम बाहरी में भी देख लेते हैं। बाहरी में आती है बैंक और जितने वित्तीय संस्थान हैं वो, निवेशक, देनदार मतलब लेनदार, सरकार और शोधकर्ता। ये सब हमारे क्या होते हैं, बाहर के होते हैं, जिससे हमें कोई मतलब नहीं होता। मतलब होता है वित्त के लिए मतलब होता है, लेकिन हाँ अंतर के नहीं होते। तो आंतरिक उपयोगकर्ता क्या होते हैं, मालिक व्यवसाय का अभिन्न अंग होता है। हमारा जो मालिक है वह व्यवसाय का अभिन्न, मतलब उसी ने तो व्यवसाय बनाया है, तो वह क्या हो जाएगा, अभिन्न अंग हो जाएगा। तथा पूंजी का योगदान देता है, वो अपनी क्या करता है, पूंजी को निवेश करता है। अतः उसे लेखांकन का यथेष्ट जानकारी होनी चाहिए। मतलब उसने कितना निवेश किया है, कितनी पूंजी लगा रही है, कहाँ कहाँ गई है, उसको जानकारी होनी चाहिए। तो पहला क्या होता है, आंतरिक उपयोगकर्ता में मालिक। दूसरा आता है प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट। यह संगठन की रीढ़ होती है। मतलब हमारे यदि कोई प्रबंधन है, वो मालिक है, उसका पूरा व्यवसाय है, तो वो मालिक हो गया, लेकिन उसकी रीढ़ क्या हो जाएगी, उसमें वो प्रबंधन। उसे अनेक तरह के निर्णय लेने होते हैं, इसलिए लेखांकन की जानकारी आवश्यक होती है। जो हमारा प्रबंधन होता है बहुत सारे नियम बनाता है, नियम को लागू करता है, तो उसके लिए भी क्या होनी चाहिए, लेखांकन की आवश्यकता होनी चाहिए, मतलब जानकारी होनी चाहिए। फिर आते हैं कर्मचारी। कर्मचारी उसी कंपनी में कार्य करना पसंद करते हैं जो कि भविष्य में उचित वेतन और बोनस का भुगतान करने में सक्षम रहती है। तो इसको भी हमारी वर्तमान की और भविष्य में आने वाली योजनाओं को बताने के लिए, अवगत कराने के लिए इनको भी हमें अपना वो डाटा शेयर करना पड़ता है, लेखांकन। अब आते हैं हमारे बाहरी उपयोगकर्ता, बैंक और वित्तीय संस्थान। बैंक और वित्तीय संस्थान ऋण की सुरक्षा और वसूली सुनिश्चित करने के लिए समृद्ध व्यवसाय की वित्तीय जानकारी में सदा रुचि लेते हैं। जो हमारा बैंक होता है, वित्तीय संस्थान होती हैं, वह आपको उन्होंने ऋण दिया है, तो अब ऋण की मतलब सुरक्षित है, वसूल सकते हैं या नहीं, तो इसको समृद्ध करने के लिए इसको पता होगा ये हमारा वापस कर देगा, तभी हम और ऋण देंगे ना। तो इसके लिए उसकी जितनी वित्तीय जानकारी होती है उसमें सदा रुचि रहती है और देखते भी हैं ये। फिर आते हैं निवेशक। निवेशक प्रायः उसी व्यवसाय में निवेश करते हैं जहां पर कमाई की क्षमता और सुरक्षा दोनों होती है, अतः लेखांकन निवेश के लिए आवश्यक होता है। तो कोई भी निवेशक है देखेगा कि आपने पिछले साल कितना आपका टर्नओवर था, भविष्य में क्या क्या योजनाएं हैं, कितना हो सकता है, क्या क्या आप नई पॉलिसी लागू करोगे, तभी तो निवेश करेंगे। तो निवेशक के लिए भी आवश्यक होता है लेखांकन। फिर आता है लेनदार। कंपनी की वित्तीय स्थिति की जानकारी एक लेनदार हेतु उधार पर सामान प्रदान करने के लिए आवश्यक होती है। तो कोई भी सामान मतलब लेनदार है, उसने आपको उधार दिया, तो आपको उसको लेना है, लेकिन आपको उसको पता भी तो होना चाहिए कि आप दे सकते हो नहीं दे सकते हो। तो वित्तीय स्थिति की जानकारी भी किसको होनी चाहिए, लेनदार को होनी चाहिए। अब आती है हमारी सर्वोपरि सरकार। सरकार लेखांकन की जानकारी के माध्यम से ही कर देय का आकलन करती है कि आप कितना कर दे सकते हो। तो पता होगा कि आपके पास लेखांकन कितना है, कितना आपका टर्नओवर है, तभी तो आप पर कर का आकलन करेगी। तो सरकार को भी लेखांकन की जानकारी होनी चाहिए। फिर आता है शोधकर्ता। हर शोधकर्ता कार्य में लेखांकन की जानकारी का ही प्रयोग करता है। कोई भी रिसर्चर है वह रिसर्च करने के लिए मतलब कौन सी नई योजना लाए तो उसका भी प्रयोग किस में करता है, कंपनी के लेखांकन की जानकारी में करता है। अब आती है हमारी लेखांकन की सीमा। यह सर्वमान्य नहीं होता, मतलब अब देखा भारत में अलग हो रहा था और अलग जगह पर अलग अलग इसकी पद्धतियाँ होती हैं, मतलब हर कहीं यह मान्य नहीं होता। इसमें सिर्फ मात्रात्मक जानकारी को ही लिखा जाता है, मतलब हमने कितना सामान, मतलब एक मात्रा होती है ना, हमने इतना सामान इतना मंगाया, इतना इसको दिया, इसको इतना दिया, इतने पैसे आए, तो इसमें क्या होती है, सिर्फ मात्रात्मक जानकारी होती है। यह पूर्णतः सत्य नहीं होता। मतलब क्या होता है, जैसे कि हमें गवर्नमेंट को कम दिखाना है कि हमारा टर्नओवर है, तो ये क्या है, हमने कम करके दिखा दिया लेखांकन, तो ये क्या होता है, पूर्णतः सत्य नहीं होता, इसकी सीमाएं हैं। अब आती हैं लेखांकन की शब्दावली। पहला आता है इसका व्यावसायिक सौदे।
क्या होता है, व्यावसायिक सौदे। किन्हीं दो व्यवसाय और व्यक्तियों के बीच होने वाली वस्तु, सेवा या मुद्रा के लेन देन को क्या कहा जाता है, व्यवसायिक सौदा कहा जाता है। कोई भी व्यक्ति है, हमने आपसे वस्तु ली, सेवा ली और उसके बदले में हमने क्या दिया, मुद्रा दे दी, लेन देन किया, तो ये क्या होता है, व्यवसायिक सौदा होता है। हमने एक काम किया, हमारे पास कार है, आपके पास स्कूटी है, तो अपन दोनों ने एक्सचेंज कर ली, लेन देन कर लिया ना, तो इसको क्या कहा जाता है, व्यवसायिक सौदा कहा जाता है। यह नगद हो सकता है, उधार हो सकता है, या फिर विपत्र के द्वारा हो सकता है। कि हम क्या कर सकते हैं, आपसे कोई सामान लिया, कार के पैसे दे दिए, कार ली, पैसे दे दिए तो मतलब नगद दे दिया। हमने बोला है कि यार इस साल पैसे नहीं, अगले साल देंगे, तो क्या हो गया, उधार में ले ली हमने कार। विपत्र मतलब हमने चलो एक काम बिल ट्रांजेक्शन कर लेना, विपत्र के द्वारा भी हम कर सकते हैं। ये क्या हो गया हमारा व्यावसायिक सौदा। फिर आता है मालिक। यह वह व्यक्ति होता है जो कि व्यवसाय को प्रारंभ करता है, मतलब हमने अपनी कंपनी स्टार्ट की तो हम कौन हो जाएंगे, मालिक हो जाएंगे, तथा लाभ पर इसका अधिकार व्यक्त करता है। तो हमारा कोई भी लाभ होगा तो पहला अधिकार किसका होगा, हमारा, क्योंकि कंपनी हमारी है, हमने पैसे लगाए थे, तो पहला अधिकार इसी का होता है। जबकि हानि के लिए भी जोखिम उठाता है, मतलब हानि होगी तब भी हमारा ही पैसा लगा ना, तो हमें ही हानि होगी और हमें ही जोखिम उठाना पड़ेगा। ये कौन होता है, मालिक होता है। नेक्स्ट आता है पूंजी। यह वह धनराशि होती है जो कि व्यवसाय में मालिक या भागीदारों द्वारा निवेश की जाती है। मतलब हम मालिक हैं, हमने कोई व्यवसाय स्टार्ट किया तो हमने कुछ पैसे से स्टार्ट किया होगा, तो वो क्या होती है, पूंजी होती है। हमारे एक फ्रेंड था, उसने कहा कि यार तुम इतने सारे पैसे नहीं कर पाओगे, तुम अकेले काम नहीं कर पाओगे, तो हम तुम्हारे साथ काम करेंगे, हम इतना सारे मतलब हम इतने पैसे दे रहे हैं। हम दोनों ने किया तो हम मालिक हो गए और उसने निवेश किया है, तो वो कौन हो गया, निवेशक हो गया। तो क्या होती है, जितनी भी राशि निवेश की गई है उसे क्या कहा जाता है, पूंजी कहा जाता है। यह धन या संपत्ति के रूप में हो सकती है, मतलब धन या संपत्ति दे सकते हैं। यह मौद्रिक मूल्य होता है, क्या होता है, कैश, पैसे होते हैं, मतलब पैसे मुद्रा होती हैं। यह मालिक और भागीदारी के प्रति व्यवसाय का दायित्व होता है। तो ये क्या होता है, मालिक और जो भागीदार होता है उसके प्रति व्यवसाय का दायित्व होता है, कौन, पूंजी। अब आता है आहरण। यह वह नगद राशि या माल होता है जो मालिक या भागीदार द्वारा अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए व्यवसाय से निकाली जाती है। मतलब जैसे हमने अभी कार खरीदी, हम उधार नहीं करना है, लेकिन हमें उसको कैश ही देना है। हमारे फ्रेंड ने बोल दिया कि हम उधार नहीं देंगे। अब हमने कुछ राशि निवेश की थी कहाँ पे, हमारे व्यवसाय में, तो हम क्या करेंगे, उस राशि से कुछ पैसा निकाल लेंगे या लाभ से निकाल लेंगे, या फिर जो हमारा कुछ भी प्रॉफिट पैसे वैसे आए हैं व्यवसाय में वो निकाल लेंगे। किसके लिए, हमारी कार खरीदने के लिए। तो ये क्या हमारा व्यक्तिगत उपयोग है, इसलिए हम कोई भी मालिक या फिर हमारा फ्रेंड उस पैसे निकालता है, तो कोई भागीदारी या फिर मालिक अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए यदि किसी राशि का नगद माल का प्रयोग करता है उसे क्या कहा जाता है, आहरण कहा जाता है। माल क्या होते हैं, ऐसी वस्तुएं खरीदने बेचने के लिए प्रयोग किया जाता है। माल क्या होता है, इससे वस्तुएं खरीदने और बेचने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, माल कहा जाता है। मतलब कोई भी हमारा जो सामान बना, प्रोडक्ट बना, गुड्स बना, ये क्या है, उसका माल है, हमें उसको खरीदना है या बेचना है। इसके अंतर्गत कच्चा माल आता है, मतलब हमने कुछ कच्चा माल लिया होगा तो वही माल होता है। अर्धनिर्मित मतलब हमने कुछ आधा बनाया और आधा हमने दूसरी कंपनी को बनाने दे दिया, वो भी अर्धनिर्मित होता है। तैयार माल होता है, हमने पूरा तैयार करके बेच दिया, वो सब क्या होते हैं, माल के अंतर्गत आते हैं। किराए क्या होता है, जब कोई मालिक बेचने के उद्देश्य से किसी माल को खरीदता है, मतलब हमने कोई माल खरीदा, क्यों, क्योंकि हमें उसको बेचना है, तो वो उसे किराए करना कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, किराए करना कहते हैं। कच्चा माल या तैयार माल, ये क्या होता है, हमारे किराए के अंतर्गत आते हैं। जब कोई मालिक बेचने के उद्देश्य से किसी माल को खरीदता है तो उसे क्या कहा जाता है, किराए करना कहलाता है। विक्रय करना क्या होता है, जब माल खरीदा गया है, हमने कोई माल खरीदा, जब उसे लाभ कमाने के उद्देश्य से बेचा जाता है तो उसे विक्रय कहा जाता है। मतलब हमने कोई माल खरीदा और हमने सिर्फ बेचने के उद्देश्य से खरीदा है तो वो क्रय हो गया। लेकिन हमने जब कोई माल खरीदा लेकिन हमें उसमें लाभ कमाना है और इसलिए हमने बेचा, लाभ कमाने के उद्देश्य से हमने उसको बेचा, तो वो क्या होता है, विक्रय होता है। क्रय वापसी, खरीदे हुए माल को क्रेता द्वारा वापस कर देना क्रय वापसी होती है। मतलब हमने क्या किया, खरीदा हुआ माल था, हमने उसको माल को क्रेता द्वारा वापस कर दिया गया है तो उसे क्या कहा जाएगा, क्रय वापसी कहा जाता है। विक्रय वापसी क्या होते हैं, बेचे हुए माल को जब ग्राहक द्वारा वापस व्यवसाय को लौटा दिया जाता है तो उसे, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, विक्रय वापसी कहा जाता है। जैसे कि हमने कोई कच्चा माल खरीदा, हमें बेचना है, नॉर्मल बेचना है, तो वो क्या हो जाएगा, क्रय हो गया। लेकिन हमने उसको नहीं बेचा और हमने उसको वापस कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, क्रय वापसी हो जाती है। अब हमने कोई माल खरीदा, क्यों, क्योंकि हम उसको बेचेंगे और लाभ कमाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, विक्रय हो जाएगा। हमने बेच भी दिया लेकिन हमारा जो ग्राहक था वो हमें ही को वापस करके चला गया, तो ये क्या हो जाएगा, विक्रय वापसी हो जाती है। रहतिया और स्कंधा,
स्टॉक क्या होते हैं? व्यवसाय में एक निश्चित समय के बाद जो माल बच जाता है, कि हमारा एक बहुत सारा 1-2 साल से बिजनेस चल रहा है, उसके बाद हमने कुछ माल बेचा लेकिन अब कुछ बच गया है, तो उसे क्या कहा जाता है? रहतिया क्या, मतलब हमारे पास ही रह गया तो रहतिया कहा जाता है। इसी तरह अंतिम दिन जो माल बच जाता है उसे अंतिम रहतिया कहते हैं, मतलब हमारा पूरा व्यवसाय खत्म और जो लास्ट में बचेगा वो क्या होता है? अंतिम रहतिया होता है। यही अंतिम रहतिया अगले दिन प्रारंभिक रहतिया कहलाता है। तो हम अंतिम रहतिया है लेकिन हम दूसरे इंसान को बोलेंगे कि तुम बेच दो, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? ये प्रारंभिक रहतिया हो जाता है। तो लास्ट में बचा हुआ जो रहतिया होता है उसे अंतिम दिन रहतिया कहते हैं, और यह दूसरे दिन क्या बन जाता है? प्रारंभिक रहतिया बन जाता है। संपत्ति या फिर एसेट्स, कोई भी ऐसी चीज जिस पर व्यवसाय का स्वामित्व होता है। तो कोई भी ऐसी मतलब चीज़ होती है, वस्तु, इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिस पर व्यवसाय का स्वामित्व होता है, जो व्यवसाय को भविष्य में नगद या फिर आर्थिक लाभ प्रदान करने हेतु सक्षम बनाती है, उसे संपत्ति कहती है। मतलब हमने, हमारी कंपनी थी, नॉर्मल सी एक रूम में हमने स्टार्ट किया, उसमें हम बहुत सारे मशीनें लेकर आ गए, वो क्या करेंगी? भविष्य में हमारे लिए नगद या फिर आर्थिक रूप से हमें लाभ कमा के देंगे, तो वो क्या हो जाएंगी? उसकी संपत्ति हो जाती हैं। और किसका अधिकार है? व्यवसाय का उस पर स्वामित्व होता है। उदाहरण के लिए हाथ की नकदी, प्लॉट, मशीनरी, फर्नीचर, फिटिंग, बैंक बैलेंस, लेनदार, प्राप्त बिल, माल का स्टॉक, निवेश, सद्भावना और संपत्ति के उदाहरण, ये सब हमारे होते हैं। संपत्ति के 2 उदाहरण होते हैं वर्तमान में। एक होती है हमारी वर्तमान संपत्ति और दूसरी होती है गैर वर्तमान संपत्ति। मतलब वर्तमान क्या है? वे संपत्ति जो व्यवसाय द्वारा छोटी अवधि के अंदर नगद में परिवर्तित करने के उद्देश्य रखी जाती हैं, उसे क्या कहा जाता है? नगद, मतलब वर्तमान संपत्ति कहा जाता है। जैसे कि हमारे पास कुछ ऐसा नया मतलब सामान है जो कि हम तुरंत बेचेंगे और हमारा पैसा तुरंत आ जाएगा, वो क्या होती है? वर्तमान संपत्ति। ऐसी संपत्ति जो व्यवसाय द्वारा छोटी अवधि के भीतर नकदी में परिवर्तित होंगे, मतलब इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, नकदी में चेंज हो जाएंगे, वर्तमान संपत्ति कहलाती हैं। गैर वर्तमान संपत्ति क्या होती हैं? यह वे संपत्ति होती हैं जो कि व्यवसाय में 1 वर्ष से अधिक समय के संरक्षित लिए होती है। मतलब इसको हम क्या करेंगे? 1 से अधिक साल तक इसको अपने पास रखेंगे, फिर उसको बेचेंगे, तो वो क्या होती हैं? गैर वर्तमान संपत्ति होती हैं। ये भी 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है मूर्त संपत्ति और दूसरी होती है अमूर्त संपत्ति। क्या होती है? एक होती है मूर्त संपत्ति और दूसरी होती है अमूर्त संपत्ति। वे संपत्तियां जिनका हम भौतिक अस्तित्व कायम होता है, मतलब इनका अस्तित्व कैसा है? भौतिक अस्तित्व कायम है, जैसे कि हम इसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, इसे क्या कहा जाता है? मूर्त संपत्ति कहा जाता है। मतलब मूर्ति के अकॉर्डिंग, मूर्ति को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगी? भौतिक अस्तित्व में होती हैं। जैसे कि हमारे संयंत्र, मशीन, नगद, ये सब हमारी क्या होती हैं? मूर्त संपत्ति के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट आता है हमारी अमूर्त संपत्ति। ये वे संपत्तियां होती हैं जिनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता, अर्थात इसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। जैसे कि हमारी कोई शाख, पेटेंट और जो ट्रेडमार्क होता है, ये सब क्या होते हैं? अमूर्त संपत्ति के अंतर्गत आते हैं। इनको हम छू नहीं सकते लेकिन हमारी संपत्ति तो है, और हम देख भी नहीं सकते लेकिन हमारी संपत्ति तो है। ये क्या होती हैं? अमूर्त संपत्तियां होती हैं। अब आती हैं हमारी देयताएं। देनदारियां क्या होती हैं? देनदारियां किसी व्यवसाय के वित्तीय दायित्वों को प्रदर्शित करती हैं। ये क्या होती हैं? हमारे व्यवसाय का वित्तीय दायित्व होती हैं। ये उन राशियों को दर्शाती हैं जो किसी व्यवसाय पर दूसरों को देना बाकी होता है। मतलब आपसे हमने कुछ पैसे लिए, अब हमें आपको वापस करने पड़ेंगे, तो दूसरों को देना बाकी है कुछ पैसा, तो वो क्या होती हैं? हमारी देयताएं होती हैं। बैंक या अन्य व्यक्तियों से ऋण, आपूर्ति की गई वस्तुओं के लिए लेनदार, देय बिल, बकाया खर्च और बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब हमारी क्या होती हैं? देयताएं होती हैं। तो हमारा बैंक का ओवरड्राफ्ट हो गया, बकाया खर्च हो गया, देय बिल हो गए, किसी वस्तु के लिए लेनदार हो गए, आपूर्ति की गई है जिसकी, है ना, बैंक हो गए, अन्य व्यक्तियों से लिया गया ऋण हो गया, ये सब हमारी किसके अंतर्गत आती हैं? देयताएं के अंतर्गत आती हैं। ये थी हमारी पूरी क्या? शब्दावली। अब आती हैं देयता को आगे निम्नलिखित अनुसार वर्गीकृत किया गया। अब आती हैं देयताएं भी, मतलब हमें देना तो है, वित्तीय दायित्व है, लेकिन उनको भी हमने वर्गीकृत किया है। पहले क्या होते हैं? गैर वर्तमान देयता होते हैं जो कि हमारे वर्तमान में नहीं है। दूसरे होते हैं चालू दायित्व। तीसरा होता है हमारा लेनदार, फिर देनदार, आगम, व्यय और आय, हानि, बढ़त, खर्च, ये बहुत सारे होते हैं। तो पहले हमारे देखते हैं हम देयताओं को आगे हम कैसे वर्गीकृत करते हैं। पहला आता है हमारा गैर वर्तमान देयता। यह वह देयता होता है जो 1 वर्ष से अधिक की अवधि के बाद देय होगी। मतलब ऐसी कुछ राशि होगी कि हम इसको 1 साल तक रोक के रख सकते हैं, 1 साल के बाद उसको हम देंगे कुछ, है ना, देय करेंगे, तो क्या होती है? गैर वर्तमान देयता होती है। दूसरी आती है चालू देयता। यह वह दायित्व होता है जिसको हमें 12 माह के अंदर ही, भीतर ही उसको देय करना है, वो क्या होता है? चालू दायित्व होता है।
फिर आता है देनदार। यह जब व्यवसाय किसी व्यक्ति या फर्म को उधारी पर माल बेचता है, जैसे कि हमारा व्यवसाय है, वह किसी व्यक्ति को उधार में दे रहा है, फर्म को उधारी पर माल बेचता है, तो वह व्यक्ति क्या होता है, उसको देनदार, मतलब वो हमें क्या देगा, पैसे देगा, है ना, देना है ना, वो हमें पैसे देगा क्योंकि हमने उसको उधारी में माल दिया है, तो वो क्या हो जाएगा, देनदार हो जाता है। अब आता है जब कोई व्यवसाय किसी व्यक्ति या फर्म से, मतलब हम किसी और से ले रहे हैं उधारी में माल, तो हम उस व्यक्ति को, फर्म को क्या करेंगे, पैसे देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, लेनदार हो गया, वो हमसे पैसे लेगा तो वो लेनदार हो जाता है। आगम, इसका अर्थ होता है माल की बिक्री एवं सेवाएं प्रदान करने से प्राप्त की गई राशि। ये क्या होती है, आगम होती है। जब भी हम कोई माल को बेचते हैं, सामान को बेचते हैं, सेवाओं को बेचते हैं, तो उससे प्राप्त कुछ राशि होती है, जिसे क्या कहा जाता है, आगम कहा जाता है। यह ब्याज होता है, लाभांश होता है, कमीशन, बिक्री आदि से प्राप्त होता है। किससे होता है, लाभांश से, ब्याज, कमीशन आदि किसके अंतर्गत आते हैं, जो आय होती है, ये आगम के अंतर्गत आते हैं, रेवेन्यू। फिर आता है व्यय। यह आगम को उत्पन्न करने में लगाई गई लागत होती है, मतलब हमारा जो आगम है, हम उसको लेकर आएंगे, उत्पन्न करेंगे, तो उसके लिए जितनी हम लागत लगाते हैं वो क्या होती है, हमारी व्यय के अंतर्गत आती है। आय क्या होती है, आय वास्तव में आगम और व्यय के बीच का अंतर होती है, मतलब आय, हमने आया और जो हमारा व्यय किया, उसमें जो बीच में अंतर होता है दोनों के बीच का, वो क्या होता है, आय होती है, इनकम होती है। जब आगम व्यय से अधिक हो जाता है, मतलब हमारा आया हमारे व्यय से अधिक हो जाता है, तो क्या होता है, आय बराबर होती है आगम माइनस व्यय से। जब आगम, तो उसे आय कहते हैं। जब आगम व्यय से अधिक होता है तो आय कहलाती है। और आय को कैसे निकालते हैं, आगम माइनस व्यय से निकालते हैं। अब हानि क्या होती है, जब व्यय, मतलब हमने जो खर्च किया है वह आय से अधिक हो जाए, मतलब हमारी जो इनकम है उससे हमने ज़्यादा खर्च कर दिया, तो क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। तो हानि बराबर होती है आगम माइनस व्यय। बढ़त क्या होती है, जब भी हमारी आय है अनावृत्ति से उत्पन्न होती है तो उसे क्या कहा जाता है, बढ़त कहा जाता है, मतलब यह अनावृत्ति से उत्पन्न हो रही है तो क्या हो जाएगी, बढ़त हो जाएगी। खर्च क्या होते हैं, वह राशि जो निवेश है उसे क्या कहा जाता है, जो व्यवसाय में लाभ की क्षमता को अधिक बढ़ाने के लिए निवेश की जाती है उसे क्या कहा जाता है, खर्च कहा जाता है। मतलब एक ऐसी राशि निवेश है जो हमारे व्यवसाय में लाभ की क्षमता को बढ़ाने के लिए निवेश की जाती है, उसे क्या कहा जाता है, खर्च कहा जाता है। खर्च दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पूंजीगत खर्च और एक होता है आगम खर्च। पूंजीगत खर्च में हम क्या करते हैं, यह संपत्ति प्राप्त करने या मौजूदा संपत्ति में सुधार करने के लिए किया जाने वाला खर्च होता है। ये क्या होता है, संपत्ति प्राप्त करने के लिए और मौजूदा संपत्ति में सुधार करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जो व्यवसाय की कमाई क्षमता को बढ़ा देता है। ये क्या करता है, हमारी व्यवसाय की कमाई है उसको बढ़ा देता है, उसे क्या कहा जाता है, पूंजीगत खर्च कहा जाता है। यह मशीन, फर्नीचर, कंप्यूटर आदि में खरीद के लिए जो हम खर्च करते हैं उसे क्या कहा जाता है, पूंजीगत खर्च कहा जाता है। आगम खर्च क्या होता है, यह वे खर्च होते हैं जो दिन प्रतिदिन होने वाले खर्च में लाए जाते हैं, जो हमारे रोज के खर्च होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, आगम खर्च कहा जाता है। जैसे कि बचे हुए माल की लागत, वेतन, किराया, बिजली खर्चा, ये सब हमारे क्या होते हैं, आगम खर्च होते हैं, जो कि रोज लगे रहते हैं। तो ये होते हैं हमारे आगम खर्च। और पूंजीगत खर्च जो हम पैसे खर्च करते हैं किसी सामान को लेने के लिए। अस्थगित आगम खर्च, अब क्या होते हैं हमारे अस्थगित आगम खर्च, ये बेखर्च होते हैं जो वर्तमान में होते हैं। हम ये क्या होते हैं, अस्थगित होते हैं, जो हम खर्च कितने करते हैं, वर्तमान में खर्च करते हैं, परंतु इनका लाभ भविष्य में लेखा अवधि में लिख जाता है। तो ये क्या होते हैं, हमने इसको खर्च तो अभी कर दिया, वर्तमान में खर्च कर दिया, लेकिन उससे जो लाभ होगा वो कब होगा, भविष्य में, भविष्य की अवधि में, लेखा अवधि में लिखा जाएगा। तो उसे क्या कहा जाता है, अस्थगित आगम खर्च। बकाया क्या होता है या फिर आदत क्या होता है, ये वे खर्च होते हैं जो चालू वर्ष में होते हैं। कब होता है, हमारा चालू वर्ष पूरा चल रहा है उस समय जो खर्च होते हैं वो होते हैं, पर इनका भुगतान नहीं किया गया है। मतलब हमने खर्च तो हमने अभी कर दिया लेकिन हमने इसका क्या कर दिया, भुगतान नहीं किया है, तो ये व्यवसाय को देयता होती है। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, व्यवसाय को देना होगा किसी और को, तो ये क्या होते हैं, बकाया होती है। मतलब किसी से हमने सामान लिया लेकिन हमने उसको पैसे नहीं दिया, बकाया है, तो वो क्या होते हैं, बकाया या फिर आदत व्यय होते हैं। पूर्वदत्त व्यय क्या होते हैं, ये वे खर्च होते हैं जिनका भुगतान हम अग्रिम रूप से कर देते हैं। मतलब हमने पहले ही खर्च कर दिया तथा इसका लाभ आने वाले वर्षों में मिलेगा, तो ये क्या होते हैं, हमारे पूर्वदत्त व्यय तो होते हैं। यह व्यवसाय के लिए संपत्ति होती है, क्या होती है, व्यवसाय की संपत्ति होती है। मतलब जो हमने पहले निवेश कर दी
पहले दे दी, लेकिन हमें लाभ या फिर वापस कब मिलेगा, तो भविष्य में मिलेगा। उसे क्या कहा जाता है, व्यवसाय के लिए संपत्ति भी कहा जाता है, पूर्वदत्त व्यय को। उपार्जित आय, यह वह आय होती है जो लेखा अवधि के दौरान अर्जित की जाती है। मतलब क्या है उपार्जित आय है, मतलब हमने क्या किया है, इसको प्राप्त किया है, अर्जित किया है। तो कब प्राप्त होता है, यह लेखा अवधि के दौरान अर्जित की जाने वाली जो आय होती है वह क्या होती है, उपार्जित आय होती है। लेकिन प्राप्त नहीं हुई है, मतलब हमने देखो प्राप्त मतलब अर्जित तो किया है लेकिन हमें अभी मिली नहीं है, हाथ में नहीं आई है, तो ये क्या होती है, पर्याप्त मतलब प्राप्त नहीं हुई है। इसे बकाया आय या फिर अर्जित आय भी कहा जाता है। मतलब क्या है, यह बकाया आय है, मतलब सामने वाले ने सामान तो खरीद लिया लेकिन हमें दिया नहीं, तो बकाया आय होती है, या फिर अर्जित आय भी इसको कहा जाता है। उदाहरण के लिए निवेश पर अर्जित ब्याज, जो हमने निवेश किया है उस पर कुछ ब्याज ही मिलेगा, तो वह ब्याज। उपार्जित कमीशन, ये क्या होते हैं, हमारे सब उपार्जित आय के अंतर्गत आते हैं। हमें प्राप्त हो गया है लेखा वर्ष के टाइम पे, लेकिन हमारे हाथ में नहीं आया है, बकाया है, इसको अर्जित आय या फिर बकाया आय कहा जाता है। निवेश पर अर्जित ब्याज और जो हमारा उपार्जित कमीशन होता है वो इसके अंतर्गत आता है। अब आते हैं हमारी अग्रिम एवं अनुपार्जित आय। जो अग्रिम है और अनुपार्जित है, यह वह आय होती है जो कि अग्रिम रूप से प्राप्त हो जाती है या हो तो की जा सकती है। मतलब हम क्या करेंगे, अग्रिम रूप से इसको प्राप्त करेंगे, लेकिन इसके विरुद्ध या तो बिक्री की जानी चाहे बाकी है, मतलब इसके विरुद्ध क्या हम करेंगे, हमें इसको बिक्री करनी पड़ेगी तब हमें मिलेगी, या सेवा प्रदान करनी पड़ेगी, तो या फिर हमें कुछ सेवा देनी पड़ेगी तब हमारे पास आएगी। तो यह व्यवसाय के लिए क्या होती है, देयता होती है, व्यवसाय के लिए देयता होती है। जो अग्रिम या उपार्जित अनुपार्जित आय होती है, यह क्या होती है, अग्रिम रूप से प्राप्त तो की जा सकती है लेकिन इसके विरुद्ध हमें बिक्री की जानी बाकी है या फिर सेवा या प्रदान की जानी बाकी है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, ये हमारी व्यवसाय की देयताएं होती हैं। हमने पहले से इसको कर ली, अग्रिम है, हमें इसके विरुद्ध क्या देनी पड़ेगी, सेवा देनी पड़ेगी या फिर अपने सामान को बेचना पड़ेगा, तो वो क्या होती है, व्यवसाय के लिए देयताएं होती हैं। अशुद्ध ऋण या फिर जो हमारे बैड डेट्स होते हैं, ये क्या होते हैं, बैड डेट्स, जब कोई देनदार बकाया राशि का भुगतान करने में असमर्थ होता है। जब भी कोई देनदार है, उसको पैसे देना है, बकाया राशि है, लेकिन बेचारा वो उसको भुगतान करने में असमर्थ है, तो इसे क्या कहा जाता है, अशुद्ध ऋण कहा जाता है। यह व्यवसाय के लिए क्या होती है, संपत्ति होती है। मतलब क्या है, हमारे लिए संपत्ति है, क्योंकि हमने तो दे दिया सामान, अब वो उसको पैसे देने हैं, वो आज नहीं तो कल देगा, तो क्या है, लेकिन वो समर्थ है, मतलब दे नहीं पाता, तो उसे क्या कहा जाता है, अशुद्ध ऋण कहा जाता है। और ये हमारे व्यवसाय की संपत्तियाँ होती हैं। अच्छा ऋण क्या होता है, जब लेनदार को पूरी राशि का भुगतान कर दिया जाता है तो उसे अच्छा ऋण कहा जाता है। मतलब जब जो लेनदार है वह पूरी राशि का भुगतान कर दिया जाता है उसको, तो उसे क्या कहा जाता है, अच्छा ऋण कहा जाता है। लेनदार और देनदार। खराब ऋण के लिए प्रावधान, जो जब हमारे व्यवसाय यह मानता है कि देनदारों से कुछ राशि प्राप्त नहीं होगी, तो उसे क्या कहा जाता है, इसका प्रभाव कहलाता है। तो जो हमारा खराब ऋण प्रभाव होता है वह क्या होता है, जब हमें पता चलता है कि जो देनदार है उससे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, तो इसे क्या कहा जाता है, खराब ऋण के लिए प्रावधान कहलाता है, इस तरह का प्रावधान। अब देखो हमारे अशुद्ध ऋण क्या थे, जब हमारा जो देनदार है, बकाया है, हमें देना है, वह बकाया राशि है लेकिन हम उसका भुगतान नहीं कर सकते, अशुद्ध ऋण है, और ये व्यवसाय की संपत्ति होती है, क्या है, अशुद्ध ऋण। फिर आते हैं अच्छा ऋण क्या होता है, जब हमारा जो लेनदार है उसको पूरी राशि हमने भुगतान कर दी, तो क्या होता है, अच्छा ऋण होता है। खराब ऋण के प्रभाव मतलब प्रावधान क्या होते हैं, तो जब हमारा कोई भी लेनदार होता है, जब उसको पता चल जाता है कि ये राशि प्राप्त नहीं होगी इससे, तो इसे क्या कहा जाता है, खराब ऋण के प्रावधान कहा जाता है। अब आती है छूट और बट्टा। व्यवसाय द्वारा ग्राहकों को दी जाने वाली जो कीमत में कमी होती है उसको क्या कहा जाता है, छूट कहा जाता है। ये भी दो प्रकार की होती है, एक होती है व्यावसायिक छूट और एक होती है नगद छूट। व्यवसाय क्या होती है, यह वह छूट होती है जो विक्रेता अपने अंकित मूल्य से कुछ कम करके ग्राहकों को बेचता है, उसे क्या कहा जाता है, व्यावसायिक छूट कहा जाता है। मतलब जब भी हमारा विक्रेता है जो सामान बेच रहा है, किसको, ग्राहक को, तो जो अंकित मूल्य है उसमें कुछ कमी करके ग्राहक को दे देता है कि अरे मैडम तुम तो इतने में ले जाओ, आपके लिए लगा दिए, हम मैंने किसी को कम नहीं करते। तो क्या होता है, अंकित मूल्य से कुछ कम करने को क्या कहा जाता है, व्यावसायिक छूट कहा जाता है। यह कम की गई राशि वह व्यावसायिक छूट होती है जो कि सभी को दी जाती है। मतलब हम क्या करते हैं, बोलते भले हैं कि आपको बस दे रहे हैं, लेकिन हम ये छूट किसको देते हैं, हर किसी को देते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है, बिक्री को बढ़ाना होता है। मतलब हम आपसे ही बोलेंगे कि आपको दे रहे हैं और सबको दे रहे हैं और सबको देते जाएंगे और उनको लगेगा कि हमारा
बहुत अच्छे दुकानदार हैं, हमेशा हमें कम में देते हैं, तो क्या हो जाएगा, हमारी बिक्री बढ़ जाएगी। बिक्री बढ़ाना होता है उसका उद्देश्य, वो क्या होती है, व्यावसायिक छूट होती है। अब आती है हमारी नगद छूट, कैश डिस्काउंट। यह वह छूट होती है जो कि व्यापारी द्वारा ग्राहकों को पूरी रकम अदा करने पर दी जाती है। मतलब वह पूरी रकम अदा करेगा तो हम क्या करेंगे, यदि आपने पूरा पैसा दे दिया तो हम आपको 10% की छूट देंगे। तो ये क्या होती है, नगद छूट होती है। जब ग्राहकों को पूरी रकम अदा करने पर हम क्या करते हैं, जो छूट देते हैं उसे क्या कहा जाता है, नगद छूट कहा जाता है। यह तब दी जाती है जब ग्राहक नगद राशि देता है। इसका उद्देश्य जल्द से जल्द भुगतान पाना होता है। इसका क्या होता है, जल्दी से जल्द तुम भुगतान दो और निकलो। तो नगद जब हमारा ग्राहक देगा, बहुत सारी राशि देगा, तो हम कुछ थोड़ी बहुत छूट लगा देंगे, तो क्या होती है, नगद छूट होती है। अब आती है हमारी दिवालिया। दिवालिया वह व्यक्ति होता है जो अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ होता है। मतलब हमने कोई ऋण ले लिए लेकिन हम उसका भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, उसे क्या कहा जाता है, दिवालिया कहा जाता है। ये ऐसे व्यक्तियों का दायित्व उनकी संपत्तियों के मूल्य से अधिक होता है। तो इसका दायित्व क्या होता है, जो व्यक्ति का दायित्व, मतलब हमारे पास हैं 10 रुपये लेकिन हमें चुकाने हैं 100 रुपये। हमारा दायित्व कितना है, 100 रुपये चुकाने का, लेकिन हमारे पास तो हैं कितने, 10 रुपये हैं। तो जब उसकी संपत्ति के मूल्य से अधिक उसका दायित्व हो जाता है तो वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, दिवालिया हो जाएगा। ऐसी स्थिति में वह अपने ऋण का पूर्ण भुगतान करने में असमर्थ होता है। यदि ऐसा व्यक्ति अपने आंशिक ऋण का भुगतान करना चाहता है तो वह न्यायालय के माध्यम से ऋणों का भुगतान कर सकता है। मतलब यदि कुछ ऋणों का भुगतान यदि करना चाहता है तो वह कहाँ से कर सकता है, न्यायालय के माध्यम से कर सकता है, तथा न्यायालय उसे दिवालिया घोषित कर बाकी शेष ऋण से मुक्त कर देती है। उसे क्या कर देती है, दिवालिया घोषित कर देती है। और जो उसका मतलब कुछ ऋण था वो उसने चुका दिया और क्या कर दिया, न्यायालय से परमिशन मांग ली, तो न्यायालय क्या करेगी, उसको दिवालिया घोषित कर देगी और बाकी जो शेष ऋण है उसको मुक्त कर देती है। क्या कर देती है, मुक्त कर सकता है। अब आता है हमारा जीवित स्टॉक, लाइव स्टॉक। व्यवसाय में कुछ उपयोगी पशुधन जैसे कि घोड़े, बैल आदि भी होते हैं। इनका प्रायोजन व्यवसाय हेतु किया जाता है। इसे जीवन स्टॉक या फिर जीवित स्टॉक कहा जाता है। मतलब जैसे कि हमारी सांची की दूध डेयरी है, वो क्या है, उनके पास बहुत सारी गाय हैं, भैंसें हैं, बकरी वगैरह होंगी, तो ये क्या होगा, उसके पास जीवित स्टॉक होगा। जो जानवरों के पशुधन के रूप में उपयोग होता है वह क्या है, जीवित स्टॉक है। प्राप्त विपत्र एवं देह विपत्र, क्या होता है, प्राप्त विपत्र या फिर देह विपत्र। जिन विपत्रों की राशि व्यापारी को प्राप्त होने वाली होती है, मतलब जिन विपत्रों की राशि किसको प्राप्त होगी, व्यापारी को प्राप्त होने वाली है, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें प्राप्त विपत्र कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है, विपत्र कहा जाता है, मतलब प्राप्त विपत्र कहा जाता है। उन्हें प्राप्त विपत्र कहा जाता है, मतलब व्यापारी को इसका माल मिलना है, पैसे मिलने हैं। और जिन विपत्रों की राशि व्यापारी को चुकानी होती है उन्हें देय विपत्र कहा जाता है। मतलब दो प्रकार के बिल होते हैं, एक में तो भैया वो रिसीव होगा, मतलब हमें पैसा मिलेगा, और एक में क्या होगा, हमें देना पड़ेगा। तो जिससे हमें प्राप्त होगा वो क्या होती है, प्राप्त विपत्र होता है, और जिसमें हमें देना होता है वो क्या होता है, देय विपत्र होता है। सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखांकन पद्धति, जो हमारे सामान्य तौर पर स्वीकृत की गई लेखांकन पद्धति है, ये वित्तीय विवरणों के व्यवसायिक लेन देन की रिकॉर्डिंग होती है, रिपोर्टिंग के लिए अपनाए गए तर्क होते हैं, अनुभव होते हैं, उपयोग, मान्यता और अवधारणाओं पर आधारित होते हैं। ये सिद्धांत एक लंबी अवधि तक विकसित होते हैं। तो इन्हें क्या कहा जाता है, सामान्य तौर पर स्वीकृत किए गए लेखांकन सिद्धांत। ये क्या होता है, इसमें हमारे व्यवसाय का पूरा लेन देन की रिकॉर्डिंग होती है, रिपोर्टिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले तर्क होते हैं, अनुभव होता है, उपयोग होता है, मान्यता अवधारणाओं पर आधारित होती है। यह सिद्धांत क्या होते हैं, एक लंबी अवधि तक विकसित होते हैं। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स की शब्दावली समिति के अनुसार, मतलब हमारे जो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स है उसने भी एक परिभाषा दी है, मतलब कुछ शब्दावली दी है, जिसके अनुसार लेखांकन उन व्यवहारों को, घटनाक्रमों को जो अंशतः वित्तीय प्रकृति के होते हैं, मुद्रा के रूप में अभिप्राप्त पूर्ण तरीके से लेखांकन करना, वर्गीकृत करना, सारांश निकालने और उनके परिणामों की व्याख्या करने की कला होती है। ये क्या होती है, हमारी जो लेखांकन होता है यह क्या होता है, व्यवहार और घटनाओं का क्रम होता है जो कि अंशतः जो वित्तीय प्रकृति होती है उनके होते हैं। मुद्रा के रूप में अभिप्राय पूर्ण तरीके से लेखा करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, सारांश निकालने और उनके परिणामों की व्याख्या करने की कला होती है, उसे लेखांकन कहा जाता है। लेखांकन की मूलभूत मान्यताएं, यह वह आधार होती है जिसके आधार पर वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं। ये क्या होते हैं, ऐसी मतलब मूलभूत मान्यताएं हैं लेखांकन की जो क्या होती हैं, वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए आवश्यक होती हैं।
पहला होता है हमारा व्यावसायिक इकाई लेखांकन अस्तित्व अवधारणा। व्यावसायिक इकाई, जिसको हम क्या कहते हैं, लेखांकन अस्तित्व अवधारणा भी कहते हैं। यह अवधारणा मानती है कि व्यावसायिक उद्यम एक उसके मालिक दो अलग अलग स्वतंत्र संस्थाएं होती हैं। क्या है, जो हमारा व्यावसायिक इकाई है यह क्या मानती है कि एक व्यवसाय उद्यम मतलब हमारा उद्योग और एक जो मालिक है वह दो अलग अलग स्वतंत्र संस्थाएं हैं। इस प्रकार व्यवसाय और मालिक के व्यक्तिगत लेन देन अलग अलग होते हैं, मतलब मालिक के अलग व्यक्तिगत लेन देन होंगे और जो व्यवसाय है उसके अलग लेन देन होंगे। कौन कहता है, व्यावसायिक इकाई के रूप में इसको माना जाता है। जब कोई मालिक व्यवसाय में धन निवेश करता है, कोई भी मालिक है व्यवसाय में धन निवेश करता है तो उसे पूंजी कहते हैं, जो कि व्यवसाय का दायित्व होता है कि भैया यदि हमने मालिक ने कोई राशि निवेश की है अपने उद्योग के लिए तो वो क्या हो जाएगी, पूंजी हो जाएगी और वह व्यवसाय का दायित्व होगा कि वो लौटानी होगी। इस प्रकार जब मालिक अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए कोई व्यवसाय से नगद या फिर सामान लेता है तो उसे क्या कहा जाता है, आहरण कहा जाता है। तो ऐसे ही जब भी कोई व्यक्ति है व्यवसाय से अपने व्यवसाय से कोई सामान पैसे लेगा अपने व्यक्तिगत हितों के लिए तो उसे क्या कहा जाएगा, आहरण कहा जाता है। सभी प्रकार के जो व्यावसायिक लेन देन होते हैं वह व्यापारिक दृष्टि से किए जाते हैं। जितने भी लेन देन होंगे वह कैसे होंगे, व्यापारिक दृष्टि से होंगे। कोई भी हमारे उसमें नहीं होंगे, फ्रेंडशिप वगैरह में नहीं होंगे। किस में होंगे, व्यावसायिक या व्यापारिक दृष्टि से ही होंगे। उसे क्या कहा जाता है, व्यावसायिक इकाई के रूप में। लेखांकन अस्तित्व अवधारणा मतलब हमारा व्यवसाय अलग है, मालिक अलग है, दोनों अलग अलग संस्थान हैं, दोनों अलग अलग तरीके से लेन देन करेंगी। मालिक अपने व्यक्तिगत अलग करेगा और व्यवसाय अपने करेगा। यदि व्यवसाय से कोई राशि मालिक लेता है तो उसे आहरण कहा जाएगा और यदि मालिक व्यवसाय को कोई राशि देता है तो उसे पूंजी कहा जाएगा। और दोनों के जो मतलब जितने भी लेन देन है वह कैसे होंगे, व्यावसायिक दृष्टि से होंगे। अब आते हैं मौद्रिक मापन की मान्यता। यह अवधारणा मानती है कि सभी जो व्यापारिक लेन देन होते हैं वह मौद्रिक संदर्भ में होने चाहिए। कैसे, जो जितने व्यापारिक लेन देन है वह कैसे होने चाहिए, मौद्रिक संदर्भ में होने चाहिए। बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर आदि सभी के मूल्यों को मौद्रिक रूप से ही संदर्भित या प्रदर्शित किया जाना चाहिए। तो जितनी भी बिल्डिंग है, मशीन है, फर्नीचर है उसको हम मौद्रिक रूप से ही उसको क्या करना चाहिए, प्रदर्शित करना चाहिए। हर देश मुद्रा को अपने देश की मुद्रा में प्रदर्शित कर सकता है। जैसे कि हमारे यहाँ पर रुपया चल रहा है, अमेरिका में डॉलर चलता है तो वो अपने यहाँ के डॉलर लगाएंगे, अपने यहाँ के रुपये लगाएंगे। तो ये क्या अपने देशों के अकॉर्डिंग मुद्रा से प्रदर्शित कर सकते हैं। यह 2 या 2 से अधिक अवधियों के व्यावसायिक प्रदर्शन की तुलना की सुविधा प्रदान करता है। ये क्या करता है, 2 या 2 से अधिक अवधियों के व्यावसायिक प्रदर्शन की तुलना करता है कि अलग अलग व्यवसायिक हैं उनके प्रदर्शन की तुलना करता है। अब आते हैं हमारे चालू व्यय की मान्यता। इस अवधारणा के अनुसार यह माना जाता है कि एक व्यवसाय अनिश्चित काल के लिए अपनी गतिविधियों को जारी रखता है। जब भी कोई व्यवसाय है वह क्या करेगा, अनिश्चित काल तक अपनी गतिविधियों को जारी रखेगा। यह निरंतर चलता रहेगा और बंद नहीं होगा। इसे क्या कहा जाता है, चालू व्यवसाय की मान्यता। मतलब क्या है, कोई भी व्यवसाय है वह अनिश्चित काल तक अपनी गतिविधियों को जारी रखेगा और निरंतर चलता रहेगा, इसलिए क्या है, अनिश्चित काल तक चलने वाली संस्थान होगी, चालू व्यवसाय है। अभी चल रहा है, भविष्य में भी चलेगा। इसी मान्यता के आधार पर पूंजीगत व्यय और जो व्यय में अंतर किया जाता है, जो हमारा पूंजीगत व्यय है और जो नॉर्मल व्यय है उसमें अंतर किया जाता है। किसके आधार पर, कि यह भविष्य तक चलने वाला है, कभी बंद नहीं होगा। इसी मान्यता के अनुसार वर्ष के अंत में आदत्त व्यय, पूर्वदत्त व्यय, उपार्जित आय और अनुपार्जित आय का लेखांकन किया जाता है। इसके आधार पर क्या किया जाता है, चालू व्यवसाय के अंतर्गत वर्ष के अंत में हम क्या देते हैं, आदत्त व्यय देखते हैं, प्रदत्त व्यय देखते हैं, उपार्जित आय देखते हैं और अनुपार्जित आय का लेखांकन देखते हैं। लेखांकन की अवधि, यह अवधारणा मानती है कि व्यवसाय का अनिश्चित काल कुछ भागों में विभाजित होता है। जो हमारे लेखांकन की अवधि होती है वह व्यवसाय का जो अनिश्चित काल है उसको भी कुछ भागों में विभाजित करती है। इन भागों को लेखा अवधि के रूप में जाना जाता है। जो हमारा पूरा भविष्य अनिश्चित काल तक चलेगा, हमने चलाया, हमारे बच्चे चलाएंगे, उनके बच्चे चलाएंगे, तो अनिश्चित काल तक चलेगा, लेकिन इसकी भी अलग अलग अवधि है जो क्या कहा जाता है, लेखा अवधि कहा जाता है। यह 1 वर्ष, 6 माह और 3 माह, 1 महीने आदि तक की हो सकती है। 1 वर्ष में, 6 महीने में, 3 महीने में और 1 महीने में इसको बांटा जाता है। लेकिन आमतौर पर यह क्या होता है, 1 वर्ष का एक लेखा अवधि के रूप में देखा जाता है, जो कि एक कैलेंडर वर्ष 1 जनवरी से 30 दिसंबर अर्थात एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च हो सकता है। तो हमारे वित्तीय वर्ष या फिर हमारा जो कैलेंडर वर्ष है इसके अकॉर्डिंग हो सकता है कौन, लेखांकन अवधि।
अब आते हैं लेखांकन के मूलभूत सिद्धांत। यह वित्तीय लेन देन को दिशा निर्देश देने में सहायक होता है और इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जो हमारे लेखांकन का मूलभूत सिद्धांत है, यह दिशा निर्देश देने में सहायक होता है और इसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते। रॉबर्ट एन एंथोनी के मतानुसार जो लेखा विधि होती है, इसमें नियम प्रथाओं को सामान्यतः सिद्धांत कहा जाता है। जो हमारे लेखा विधि के नियम होते हैं, प्रथाएं होती हैं, उनको क्या कहा जाता है? सिद्धांत कहा जाता है। इस किसने कहा था? रॉबर्ट एन एंथोनी ने कहा था। अब आते हैं पॉल ग्रेडी के अनुसार व्यवहारिक विज्ञान होने के कारण, जो हमारा व्यवहारिक विज्ञान है, कैसे मतलब विषय है, व्यवहारिक विषय है, लेखांकन है ना, हम व्यवहार से सीख रहे हैं। अभ्यास और व्यवहार से इसको लेखांकन सिद्धांत को सीखा जाता है। विकास भी इसी से हुआ है और उसके विकास में सहायता भी मिलती है। लेकिन यह आश्चर्यजनक है कि लेखांकन अपना कार्य सर्वमान्य सिद्धांतों के अभाव में भी ठीक प्रभाव से कर सकता है। मतलब किसने कहा था? पॉल ग्रेडी के मतानुसार जो हमारा व्यवहारिक विषय होने के कारण अभ्यास और व्यवहार से लेखांकन सिद्धांत के में विकास मिलता है या सहायता मिलती है। लेकिन यह आश्चर्यजनक है कि लेखांकन अपना कार्य सर्वमान्य सिद्धांतों के अभाव में भी ठीक प्रकार से कर सकता है। ये किसके द्वारा कहा गया है? पॉल ग्रेडी के अनुसार कहा गया है। और रॉबर्ट एंथोनी ने क्या कहा था? जो लेखांकन विधि है, इसमें नियम और प्रथाओं का सर्वमान्य सिद्धांत कहलाता है। अब आते हैं लेखांकन ऐतिहासिक लागत अवधारणा। लेखांकन लागत अवधारणा बताती है कि सभी संपत्तियों को उनके खरीद मूल्य पर खातों की पुस्तक में दर्ज किया जाता है। जो हमारे लेखांकन लागत होती है, मतलब हमने जितना परिसंपत्ति खरीदने के लिए मूल्य दिया है, खर्च किया है, उसको हम पुस्तक में वैसे ही उसके मूल्य को दर्ज करते हैं, ना कि उसे बाजार मूल्य पर। इसमें अधिग्रहण, परिवहन, स्थापना की लागत शामिल होती है। यह संपत्ति ऐतिहासिक लागत होती है। देखो, हमने कोई भी लागत है जो हमें लगाई है, तो वो क्या हो जाएगी? हम अपनी परिसंपत्ति में उसको, उसके जो मूल्य है उस पर ही अपने खाते में दर्ज करते हैं, पुस्तक में। इसमें कोई भी बाजार मूल्य नहीं लिखते हम। अधिग्रहण, परिवहन, स्थापना की लागत शामिल होती है, सब शामिल होता है इसमें। और यह क्या होती है? हमारी संपत्ति का ऐतिहासिक लागत होती है। अगर भविष्य में इन संपत्तियों के किसी भी तरह का बाजार मूल्य में परिवर्तन होता है तो भी इसकी लागत मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब हमने जो आज सामान जिस रेट पर खरीदा है, भविष्य में चाहे उसकी रेट बढ़े या कम हो, वर्तमान में जो हमने लिख दिया कि हमने इतने में खरीद लिया ये सामान, तो उतना ही वह रहेगा, परिवर्तित नहीं होता। अब आती है हमारे दोहरे पहलू की अवधारणा। यह अवधारणा मानती है कि प्रत्येक लेन देन का दोहरा प्रभाव होता है। जो हमारे दोहरे पहलू की जो अवधारणा थी, वह क्या बताती है? कि प्रत्येक लेन देन होता है, उसका प्रभाव कैसा होता है? दोहरा होता है। अर्थात दो खातों को उसके विपरीत पक्षों में प्रभावित होता है। मतलब दो खाते होते हैं, यह अपने या उसके जो विपरीत पक्ष होते हैं उनमें प्रभावित होता है। इसलिए लेन देन को दो स्थानों पर दर्ज किया जाता है। तो हमारे जो लेन देन, मतलब लेन है वो अलग और देन है अलग, इन दोनों को अलग अलग दर्ज किया जाता है। किसका द्वारा? दोहरे पहलू के द्वारा। ये दोनों एक दूसरे को विपरीत प्रभावित करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इसलिए हम दोनों को अलग अलग लिखते हैं। इसका अर्थ है कि लेन देन में दोनों पहलुओं को खाते की पुस्तक में दर्ज किया जाता है। ये डबल एंट्री सिस्टम भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के कारण एक पक्ष को नाम मतलब डेबिट कहा जाता है और दूसरे पक्ष को जिसमें जमा है उसे क्रेडिट कहा जाता है। मतलब जिसको हमें जमा करना है वो क्रेडिट हो गया और जिसको हम लेते हैं, नामे हैं, उसे क्या कहा जाता है? डेबिट कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? डबल एंट्री सिस्टम भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा मिलन सिद्धांत। मिलन की अवधारणा का आशय होता है कि एक लेखा वर्ष के दौरान अर्जित सभी आगम, मतलब जितने भी आए हैं, चाहे वे उस वर्ष के दौरान प्राप्त हो ना हुए हों, सभी लागतें, चाहे वह उसका भुगतान किया गया हो या नहीं किया गया हो, उन सब वर्षों के लाभ और हानि का पता होने के लिए ध्यान में रखा जाता है। ये क्या होते हैं? हमारे मिलन सिद्धांत होता है। मतलब यह पूरा लेखांकन वर्ष चल रहा है, इसमें हम जितना भी अर्जित करेंगे, आगम है, चाहे भले वो नहीं आया है, हमने उसके पैसे दे दिए लेकिन वो आया नहीं है, सामान नहीं आया, या फिर हमने सामान बेच दिया और हमारा जो पैसा है वो नहीं आया है, और हमारे चाहे उसका भुगतान किया गया है, जैसे कि हमने उसका भुगतान कर दिया है लेकिन हमारा सामान ही नहीं आया, तो हमने उसका भुगतान कर दिया है, उस वर्ष के लाभ और हानि में उसके पते के लिए, उसको ध्यान में रखने के लिए किस में लिखा जाता है? मिलन सिद्धांत के अंतर्गत लिखा जाता है। किसी भी व्यवसाय में लाभ हानि को ज्ञात करने के लिए इसी सिद्धांत की आवश्यकता होती है। मिलान करना है लाभ हानि को, तो लाभ हानि ज्ञात करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? मिलन सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। संगतता और स्थिरता। संगतता, इस सिद्धांत में कहा गया है कि लेखांकन के सिद्धांतों और विधियों को एक वर्ष से दूसरे वर्ष तक सुसंगत
रखना चाहिए। मतलब जो कोई भी लेखांकन होता है इसमें क्या कहा जाता है, हमारे ससंगत या फिर स्थिर सिद्धांत में कहा गया है जो लेखांकन के सिद्धांत होते हैं, विधियां होती हैं, इसको एक वर्ष से दूसरे वर्ष तक सुसंगत रखना चाहिए। अर्थात वित्तीय विवरण बनाते समय इन्हीं सिद्धांतों और विधियों का प्रयोग प्रतिवर्ष करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज हमने दूसरी विधि से बनाया, अगले वर्ष हम किसी और विधि से बनाएंगे, नहीं, एक ही विधि और एक ही सिद्धांत का प्रयोग करते रहो जैसे कि आपको याद रहे। यह सिद्धांत 2 वित्तीय वर्षों में तुलनात्मक अध्ययन करने में होता है। जब 2 वित्तीय वर्ष होते हैं, यदि हमने सेम विधि सेम सिद्धांत का प्रयोग किया है तो तुलना करना आसान हो जाएगा। तो यह क्या करना है, तुलना करने में मतलब आसान बनाता है कौन, ससंगत एवं स्थिर सिद्धांत। भौतिक तत्वों का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार व्यवसाय को उन्हीं तत्वों या बातों पर ध्यान देना चाहिए जो कि अति महत्वपूर्ण होती हैं, जो किसी निर्णय को प्रभावित करती हैं। मतलब भौतिक सिद्धांत में क्या कहा गया है कि किसी व्यवसाय को उन्हीं बातों, उन्हीं तथ्यों को याद रखना चाहिए जो कि अति महत्वपूर्ण होती हैं, जो कि किसी निर्णय को प्रभावित करती हैं। जो बातें कम महत्वपूर्ण होती हैं उन्हें नज़रअंदाज कर देना चाहिए। उदाहरण के लिए जब हम कोई स्टेशनरी खरीदने जाते हैं तो वहाँ पर व्यय माना जाता है, लेकिन ये संपत्ति में नहीं लिखा जाता। हम मतलब कुछ गए 2-3 रुपए का पेन लेने, नहीं 2-3 का तो नहीं आता, 5-6 रुपए का पेन लेने गए, वो भी खर्च है, वो भी हमने व्यय किया है, लेकिन उसको हम संपत्ति में नहीं लिखेंगे। दूरदर्शिता का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार व्यवसाय को भविष्य में होने वाले खर्चों को पहले से ही लिख देना चाहिए, ना कि भविष्य में संभावित लाभों को। इसमें क्या होता है, दूरदर्शिता के सिद्धांत में जो कि हमारे व्यवसाय को भविष्य में होने वाले खर्चे हैं, हमारे भविष्य में जैसे हमें कल पैसे खर्च करने हैं, हम उसको आज ही लिख देंगे, उसको आज ही लिख देना चाहिए, पहले से ही लिख दो, ना कि भविष्य में होने वाले संभावित लाभों को। लेकिन जो भविष्य में लाभ होने वाला है, अब हुआ लाभ हुआ नहीं हुआ, ये तो भविष्य का है ना, तो लाभ नहीं लिखते, संभावित, ना कि भविष्य के संभावित लाभों को नहीं लिखते, खर्च को लिख देते हैं। इस पद्धति व्यवसाय की सुरक्षा की दृष्टि से लाभदायक होता है। ये क्या होता है, हमारे व्यवसाय की दृष्टि से लाभदायक होता है। मतलब व्यय जितना करना है वो हम पहले रख लेंगे, पैसे के ये हम कल खर्च करने हैं, तो इसकी सुरक्षा के लिए आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए देनदारों पर आशोध ऋण का प्रावधान, अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन, लागत मूल्य और बाजार मूल्य जो दोनों में कम है। इसमें क्या होता है, देनदारों को अशोध ऋण का प्रावधान, अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन, लागत मूल्य और बाजार मूल्य पर जो भी कम हो। लेखांकन मापन का अर्थ क्या होता है, हमने लेखांकन कर लिया, उसके माप का अर्थ क्या होता है। इसमें लेखांकन से संबंधित व्यवहारिक नियमों की एक लिखित सूची होती है। इसमें क्या होती है, जो हमारे व्यवहारिक नियम होते हैं उनकी लिखित सूची होती है, किसमें, लेखांकन प्रमाप में। इसका प्रयोग तुलना और सूचना हेतु किया जाता है। इसका प्रयोग हम किस में करते हैं, तुलना करने के लिए और सूचना हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। यह एक बात को निश्चित करता है, यह किस बात को निश्चित करता है कि किन्हीं निश्चित विधियों को अपनाकर ही लेखांकन कार्य किया जाए। ये क्या करता है, निश्चित, कि हमेशा एक ही सिद्धांत, एक ही नियम को अपनाकर ही लेखांकन किया जाना चाहिए। किसके अंतर्गत आता है, लेखांकन मापक के अंतर्गत आता है। नकल बही या फिर रोजानामचा, जनरल रोजानामचा, ये क्या होती है, जनरल, फारसी मतलब जो फ्रांसीसी शब्द है जर से बना है, जिसका अर्थ होता है दैनिक पुस्तक या डायरी। यह प्रारंभिक लेख पुस्तक होती है, क्या होती है, हमारी प्रारंभिक लेख होती है, जो कि हम रोज डायरी लिखते हैं वैसी होती है। इसमें कालानुक्रम अनुसार, मतलब जो काल अनुसार द्वारा प्रविष्टि की जाती है, जैसा कि हमारे समय के अनुसार इसमें क्या की जाती है, प्रविष्टि की जाती है। नकल वही में लेखा करने की क्रिया को पंजीकरण या फिर जनरल लेखांकन कहा जाता है। जनरल लिखना, जनरलाइजिंग करना, पंजीकरण करना कहलाता है जब भी हम कोई भी डायरी या फिर जो हमारा नकल वही होती है हम उसको लिखते हैं। श्री M.J. किलर ने कहा है कि जनरल वह व्यवसायिक अभिलेखा होता है जिसमें मूल रूप से व्यवहारों को लिखा जाता है तथा इसमें समस्त व्यवहारों को व्यवस्थित रूप से तथा तिथि के क्रम में एक स्थान पर प्रस्तुत किया जाता है। ये किसने कहा था, श्री M.J. किलर ने कहा था कि जो हमारा जनरल होता है वह क्या है, एक व्यवसायिक लेखांकन है, मतलब अभिलेखा है, जिसमें हम मूल रूप से जितना भी हमारा व्यवहार को लिखते हैं, समस्त व्यवहारों को सुव्यवस्थित रूप से तिथि के रूप में एक स्थान पर प्रस्तुत करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, जनरल कहा जाता है। किसने कहा था, श्री M.J. किलर के द्वारा कहा गया था। नकल बही या फिर जनरल लिखने के नियम, जो हमारी नकल बही होती है, जनरल होती है, उसको लिखने के कुछ नियम होते हैं। एक होता है हमारा व्यक्तिगत खाते, क्या होते हैं, व्यक्तिगत खाते। दूसरा होते हैं हमारे वास्तविक खाते। तीसरा होता है हमारा आय व्यय के खाते। कितने भागों में बांटा गया है, 3 में बांटा गया है। पहले आते हैं व्यक्तिगत खाते, ये किसी व्यक्ति या कंपनी से संबंधित होते हैं, जैसे कि
अमित का खाता, टाटा लिमिटेड का खाता और बैंक खाता और पूंजी खाता, ये क्या होते हैं? व्यक्तिगत खाते होते हैं, किसी कंपनी से संबंधित होते हैं। पाने वाले का नाम और देने वाले का जमा करो। तो पाने वाले को, मतलब इसका रूल क्या होता है? पाने वाले का नाम लिखो, जैसे हमें पाना है, और देने वाले को जमा करो, इसके अंतर्गत लिखा जाता है। अब आते हैं हमारे वास्तविक खाते। ये संपत्तियों से संबंधित होते हैं। ये हमारे वास्तविक खाते किससे संबंधित होते हैं? संपत्तियों से संबंधित होते हैं, जैसे कि बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, नगद आदि। इसमें क्या होता है? व्यवसाय में आने वाली वस्तुएं लिखी जाएंगी कि हमारे व्यवसाय में इतनी आई हैं, और व्यवसाय से जाने वाली वस्तुएं ये इतनी गई हैं। ये किसके अंतर्गत होती हैं? वास्तविक खाते के अंतर्गत होती हैं। अब आती है आय व्यय के खाते। ये आय खर्च से संबंधित होते हैं, जो हमारे आय होते हैं और खर्च होते हैं इससे संबंधित होते हैं, जैसे कि वेतन, किराया, भत्ता, ये हमारे आय व्यय खाते के अंतर्गत आते हैं। इसमें क्या होता है? आय एवं हानियों को नाम करो और आय और लाभ को जमा करो, इसके अंतर्गत आते हैं। क्या होता है? व्यय और हानियाँ के नाम करो कि व्यय ये हुई हैं और हानियाँ ये हुई हैं, तो कि नाम कर दो, और आय और लाभ ये हुआ है तो हम इसको जमा कर दो। सहायक वही की आवश्यकता। ऐसे व्यवसाय जहाँ पर लेन देन कम होता है, मतलब जहाँ पर लेन देन कम होता है, वहाँ पर नकल वही आसानी से कार्य करती है, परंतु जहाँ पर लेन देन अधिक संख्या में होता है वहाँ नकल वही या फिर जनरल लागू नहीं होती है, फिर लागू करना कठिन होता है। इस कठिनाई से समाधान के लिए हमने क्या बनाई है? नकल बही को कुछ भागों में विभाजित कर दिया गया है। यह विभाजन सहायक बहियाँ कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? सब्सिडायरी बुक्स कहलाती हैं। पहली आती हैं सहायक पुस्तकों के प्रकार। इसमें आता है रोकड़ बही, क्रय विक्रय, क्रय वापसी, ये कुछ इसके टाइप रखे गए हैं। तो हमारे सहायक पुस्तकों के प्रकार, रोकड़ बही मतलब जो हमारी कैश बुक होती है, यह वह खाता होता है जिसमें नगद संबंधी प्रविष्टियां दर्ज की जाती हैं। जितना भी नगद होता है रोकड़ बही के अंतर्गत हम लिखते हैं। समस्त नगद प्राप्त एवं नगद भुगतान रोकड़ बही खाते के माध्यम से दर्ज होते हैं। तो रोकड़ बही से क्या होता है? जितना भी हमने लिया है, भुगतान किया है और नगद प्राप्त किया है, ये सब हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? रोकड़ बही के अंतर्गत लिखे जाते हैं। अब आता है हमारा क्रय बही। यह वह वही होती है जिसमें सभी उधार में क्रय की गई प्रविष्टियां दर्ज होती हैं। मतलब हमने जितनी भी सभी उधार में हैं, क्रय की है, परचेज की है, ये उसके अंतर्गत आती हैं क्रय बही के अंतर्गत। अब आती है हमारी सेल्स बुक या फिर विक्रय बही में। यह वह वही होती है जिसमें हम सभी उधार विक्रय की प्रविष्टियां की जाती हैं। मतलब बेची गई चीज़ें हैं, उनकी प्रविष्टि हम किस में करते हैं? विक्रय बही में करते हैं। अब आती है हमारी क्रय वापसी। यह वह वापसी होती है, वह बही होती है जिसमें हम उधार में क्रय किए गए माल को किसी कारणवश वापस करते हैं। मतलब हमने कोई माल खरीदा है, क्रय किया है, परचेज किया है और हम उसको कारणवश वापस कर रहे हैं, तो ये किसके अंतर्गत आता है? क्रय वापसी बही के अंतर्गत आता है। विक्रय वापसी बही, यह वह बही होती है जिसमें उधार में विक्रय किए गए माल को हम ग्राहक को किसी कारणवश वापस कर जाता है। हमने बेच दिया था लेकिन हमारा ग्राहक क्या कर गया? हम वापस कर गया, तो उसके लिए भी हम एक बही बनाते हैं। नकल विशेष, ऐसे खाते होते हैं जो कि क्रय बही, विक्रय बही, वापसी बही, रोकड़ बही में नहीं लिखे गए हैं। मतलब कुछ ऐसे भी हमारे बही क्रय वगैरह होते हैं, खाते होते हैं जो कि हमने बही में नहीं लिखे, क्रय में नहीं लिखे, विक्रय में नहीं लिखे, वापसी क्रय में नहीं लिखे, वापसी विक्रय में नहीं रखे, रोकड़ बही में नहीं लिखे। वो कहाँ लिखे जाते हैं? नकल विशेष में लिखे जाते हैं। वे सभी कहाँ तर आते हैं? नकल विशेष में लिखे जाते हैं। खुदरा रोकड़ बही, व्यवसाय में छोटे खर्चे अधिक होते हैं। इन छोटे छोटे खर्चों को याद रखवाना रोकड़ी या फिर कैशियर के लिए बहुत ही मुश्किल कार्य होता है। इसके कारण ही कैशियर का काम अधिक हो जाता है और कार्य अधिकता के कारण उसे भूलने का भय सदा रहता है। अतः इन छोटे छोटे से खर्चों के लिए क्या बनाई गई है? एक बही बनाई गई है जिसको क्या कहा जाता है? खुदरा रोकड़ बही कहा जाता है। मतलब जितने जितने छोटे छोटे से होते हैं वो कैशियर को याद रखने पड़ते हैं भुगतान, तो वही क्या करता है? एक बही में लिख लेता है जिसको क्या नाम दिया गया है? खुदरा रोकड़ बही। अब आता है हमारा खाता या अकाउंट। एक निश्चित समय में सभी तरह के लेन देन को इससे संबंधित खातों में व्यवस्थित रूप से, मतलब खाता या अकाउंट्स क्या होता है? जितने भी हमने किए हैं एक निश्चित समय में सभी तरह के लेन देन को उससे संबंधित खातों को व्यवस्थित रूप से लिखा जाता है। यह एक प्रकार की सूची होती है, जैसे कि अमित का खाता जिसमें अमित से संबंधित सभी प्रविष्टियों को लिखा जाएगा, वो क्या होता है? उसका अकाउंट होता है। उससे संबंधित जितनी प्रविष्टियाँ उसके अंतर्गत लिखी जाती हैं।
बिक्री बही या सेल्स बुक क्या होती है, इसमें नगद और उधार बिक्री लिखी जाती है, मतलब हमारा नगद इतना है और उधार इतना है, तो ये क्या होती है, हमारी बिक्री बही होती है। बिक्री और उधार बिक्री, नगद और उधार बिक्री किसके अंतर्गत आती है, बही मतलब बिक्री बही के अंतर्गत आती है। नाम एवं जमा, डेबिट एवं क्रेडिट। हर खाते में दो पक्ष होते हैं, एक बाएं पक्ष जहां पर डेबिट लिखे जाते हैं और दाहिना पक्ष जहां पर हम क्रेडिट लिखते हैं। हर बही में क्या होता है, एक जगह डेबिट और क्रेडिट होता है, तो हमेशा जो बायां वाला होता है वो क्या होता है, डेबिट होता है, और दाहिना वाला क्या होता है, क्रेडिट होता है। खाता बही, इसके प्रत्येक खाते में उससे संबंधित सभी प्रविष्टियों का लेखा दर्ज होता है। इस मतलब प्रत्येक खाते के सभी प्रविष्टियां होती हैं, वह किसके अंतर्गत आती हैं, खाते बही के अंतर्गत आती हैं। इसमें प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु, संपत्ति, आय व्यय का खाता अलग अलग रखा जाता है। यह व्यवसाय की प्रधान पुस्तक होती है। तो हमारी व्यवसाय की प्रधान पुस्तक क्या होती है, खाता बही होती है। अभी तक हमने इतनी सारी बही बनाई थी, उससे सबसे बड़ी बही कौन सी है, खाता बही है। इसमें सभी प्रविष्टियां हैं जो आई हैं गई हैं, जितनी भी हैं वह सब इसके अंतर्गत दर्ज होंगी। व्यक्ति से, वस्तु से, संपत्ति से, आय व्यय का जितना भी है वह इसमें अलग अलग करके रखा जाता है, किसमें, खाता बही में। श्री J.R. वाल्टीवर के मतानुसार बही खाता लेखा शास्त्र की प्रमुख पुस्तक होती है। किसकी है, हमारे जो मतलब जो बही खाता है वह लेखा शास्त्र की प्रमुख पुस्तक होती है। इस पुस्तक में समस्त व्यावसायिक व्यवहार अंततः यथार्थ स्थान पर संबंधित खातों में वर्गीकृत रूप से विधिवत दर्ज किया जाता है। इसमें क्या होता है, जितने भी व्यावसायिक व्यवहार होते हैं यथा स्थान पर संबंधित खातों में वर्गीकृत रूप से दर्ज किए जाते हैं विधिवत रूप से। किसने कहा था, J.R. वाल्टीवर के द्वारा कहा गया था कि हमारा जो बही खाता है वह क्या है, लेखा शास्त्र का एक महान पुस्तक है, प्रमुख पुस्तक है। इस पुस्तक में समस्त व्यावसायिक व्यवहार अंततः यथास्थान पर संबंधित खातों में वर्गीकृत रूप से दर्ज किए जाते हैं। बैंक समाधान विवरण, यह रोकड़ पुस्तक होती है। पासबुक में होने वाली विषमता का समाधान करने के लिए बनाई जाती हैं। यह एक निश्चित तिथि को बनाई जाती है। रोकड़ पुस्तक को व्यवसाय द्वारा बनाया जाता है, जबकि जो हमारी पासबुक होती है उसको बैंक द्वारा व्यवसाय के लिए तैयार किया जाता है। हमारी जो क्या हो गई, बैंक की हो गई बैंक समाधान पुस्तक। इसमें क्या होता है, जो हमारी रोकड़ पुस्तक होती है तथा पासबुक में होने वाली जितनी विषमताएं होती हैं, मतलब रोकड़ है और पासबुक है, इसमें दोनों में जो विषमताएं होती हैं उनको समाधान करने के लिए एक निश्चित तिथि को बनाया जाने वाली जो बुक होती है उसको क्या कहा जाता है, बैंक समाधान विवरण कहा जाता है। रोकड़ पुस्तक को व्यवसाय द्वारा बनाया जाता है और जो हमारी पासबुक होती है उसको बैंक द्वारा बनाया जाता है, और ये दोनों मैच की जाती हैं कहाँ पर, बैंक समाधान विवरण में। बैंक अधिविकर्षण क्या होता है, ओवरड्राफ्ट, जो बैंक को ओवरड्राफ्ट दे देगा है। बैंक अपने ग्राहकों को चालू खाते पर अधिविकर्षण की सुविधा प्रदान करता है। तो ये क्या करता है, जो हमारा बैंक है वह हर ग्राहक को चालू खाते पर जो उसके करंट अकाउंट्स होते हैं उस पर उसको ओवरड्राफ्ट की सुविधा देता है, जिसमें आवश्यकता पड़ने पर वे बैंक में जमा राशि से अधिक राशि का आहरण या निकासी कर सकते हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमें कभी बहुत ज़रूरत पड़ गई तो हमारे पास जमा नहीं है लेकिन हम उसे बैंक से ले सकते हैं, क्योंकि हमारे बैंक ने ओवरड्राफ्ट करके दिया है। बैंक से निकास की गई जो अधिक राशि होती है बैंक को अधिविकर्षण कहलाती है। जो बैंक से निकाली गई अधिक राशि होती है उसे क्या कहा जाता है, बैंक अधिविकर्षण कहा जाता है, अधिविकर्षण कहा जाता है। इसका रोकड़ पुस्तक में शेष नाम डेबिट के नाम से जमा होता है, ये क्रेडिट। इसमें क्या होता है, शेष डेबिट के स्थान पर क्रेडिट होता है। पासबुक का शेष जमा के स्थान पर नाम डेबिट होता है तथा व्यापारी को बैंक से लेना नहीं होता अपितु बैंक को देना होता है। अधिविकर्षण होने पर रोकड़ पुस्तक का शेष जमा क्रेडिट और पासबुक का शेष डेबिट होता है। यह प्रायः अल्पकालीन अवधि के लिए दिए जाते हैं। तो हमारे देखो ये क्या होते हैं, तो इसमें क्या होता है, जो हमारी बैंक होती है उसमें जमा से अधिक राशि का आहरण किया जाता है, निकासी कर ली जाती है। जैसे कि हमने कुछ पैसे डाले हैं उसमें, लेकिन हम उससे ज़्यादा हमें राशि चाहिए तब भी हम उसको निकाल सकते हैं, और निकाली गई जो राशि होती है वह अधिक होती है और इसको क्या कहा जाता है, बैंक अधिविकर्षण कहा जाता है। इसका जो रोकड़ पुस्तक होती है उसमें शेष मतलब डेबिट के स्थान पर
जमा या क्रेडिट होता है, और जो पासबुक होती है उसमें क्रेडिट के स्थान पर डेबिट होता है। क्या होता है, मतलब ये चेंज हो जाते हैं। डेबिट की जगह पर क्या हो जाएगा, रोकड़ बही में क्रेडिट हो जाएगा, और जो हमारी पासबुक होती है उसमें क्रेडिट की जगह पर क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है बस। और एक अल्प अवधि के लिए इसको प्राप्त किया जाता है। रोकड़ बही के स्तंभ एवं बैंक पासबुक के शेष के अंतर के कारण क्या है। जो हमारी रोकड़ बही के स्तंभ हैं और जो पासबुक है, बैंक की पासबुक है, इसके भी शेष में जो अंतर होता है उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। चेक काटे गए हैं परंतु भुगतान के लिए बैंक में उपस्थित नहीं किया गया है, इसलिए भी हो सकता है। मतलब हमने चेक काट दिया लेकिन भुगतान के लिए बैंक में उपस्थित नहीं किए गए हैं, तब ये हो सकता है अंतर। प्राप्त चेक संग्रहार्थ है जमा किए गए हैं परंतु संग्रह नहीं है। हमने क्या किया, जो हमारा चेक संग्रहार्थक है वह क्या है, उसने जमा कर दिया है लेकिन संग्रह नहीं है, तब भी हमारा इसके अंतर हो जाता है। चेक विपत्र हुंडी आदि का अनादरित हो जाना, तब भी हो जाता है। चेक विपत्र आदि रोकड़ पुस्तक में विकलित या फिर डेबिट किए गए हों किंतु बैंक में भेजना भूल गए हों। मतलब इसमें क्या कर दिया है, चेक है, विपत्र है, रोकड़ पुस्तक में विकलित या फिर डेबिट कर दिए गए हैं किंतु जो बैंक है उसमें भेजना भूल गए हैं, तब भी इसके अंतर्गत ही यह रखा जाता है। तलपट का आशय, मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस। नकल बही और सहायक बही की सहायता से जो खाता होता है बहियों को तैयार किया जाता है। जो हमारा खाता बही होती है उसको तैयार किया जाता है तथा वित्तीय वर्ष के अंत में कुछ खातों का शेष निकलकर बंद कर दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारी नकल बही होती है और जो सहायक बही होती है उसकी सहायता से हमारी जो खाता बही है उसको तैयार किया जाता है और वित्त वर्ष के अंत में कुछ खाता शेष निकल कर बंद कर दिया जाता है। इसे खाते का समतुल्य करना कहते हैं। क्या कहते हैं, खाते का समतुल्य करना कहते हैं, जब हम उसको पूरे शेष को निकाल कर बंद कर देते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि क्रेडिट और डेबिट दोनों का योग सदैव बराबर होना चाहिए। अगर दोनों का योग बराबर रहता है तो यह माना जाता है कि जो नकल बही है करते समय कोई भी त्रुटि नहीं हुई है और इसमें गणना संबंधित पूरी शुद्ध है। जितनी गणना की गई है वह शुद्ध है क्योंकि हमारा डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर हैं। अतः तलपट यह कथन होता है कि जो डेबिट और क्रेडिट हैं उनके मध्य में गणित संबंधित जांच के लिए बनाया जाता है। इसको किसके लिए बनाया जाता है, क्रेडिट और डेबिट के मध्य गणित जांच के लिए इसको बनाया जाता है। नॉर्थ कार्ड के अनुसार डेबिट और क्रेडिट पक्ष का योग मिल रहा है अथवा नहीं, यह प्रदर्शन करने के उद्देश्य से ही खातों के शेषों की तालिका तैयार करने को ही तलपट कहते हैं। किसने कहा था, नॉर्थ कार्ड ने कहा था कि जो हमारे डेबिट और क्रेडिट है दोनों के पक्ष मिल रहे हैं या नहीं, यह प्रदर्शन करने के उद्देश्य से हम क्या बनाते हैं, जो हमारे खाते होते हैं उनके शेषों की तालिका तैयार की जाती है, उसे ही क्या कहा जाता है, तलपट कहा जाता है। अशुद्धियों का संशोधन, लेखाकार तलपट बनाने के पहले या बाद में कुछ ना कुछ त्रुटियां हो जाती हैं। जब हम लेखापट बनाते हैं तो पहले और बाद में कुछ ना कुछ त्रुटियां हो जाती हैं जिनका पता लगाना आवश्यक होता है। त्रुटियों को पता लगाकर उसे ठीक करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अशुद्धियां शोधन कहलाती है। मतलब हम उनको पहचान कर ठीक करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अशुद्ध शोधन कहलाती हैं। अशुद्धियों के प्रकार क्या क्या होते हैं, छूट जाने वाली या भूल चूक वाली अशुद्धि भी हो सकती है। मतलब हमको छूट गया, भूल गए। हिसाब की अशुद्धि, मतलब हम हिसाब लगा रहे हैं तब उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई। सैद्धांतिक अशुद्धि, मतलब जो सिद्धांत है हमने उसके अनुरूप नहीं किया। या फिर क्षतिपूर्ति अशुद्धि, मतलब जो क्षतिपूर्ति करनी थी उसमें हमने गलती कर दी। तो कितने प्रकार की होती हैं, 4 प्रकार की। पहली होती है छूट जाने वाली या फिर भूल चूक की अशुद्धि। ये वे त्रुटियां होती हैं जो कि पूर्ण रूप से या फिर आंशिक रूप से लेखा पुस्तक में नहीं लिखने की वजह से उत्पन्न होती है। मतलब हमारा पूरा लेखा था, हमने पुस्तक में नहीं लिखा है, इस वजह से उत्पन्न हुई है। इसे क्या कहा जाता है, छूट जाने वाली या फिर भूल चूक की अशुद्धियां कहा जाता है। इसके उदाहरण के लिए बिल्डिंग खरीदी पर नकल वही में लिखना भूल गए। मतलब हमने कोई बिल्डिंग खरीदी है पर हम नकल वही में लिखना भूल गए, तो ये क्या हो जाती है, हमारी छूट जाना। राकेश या फिर राजेश, किसी को भी हमने वेतन दिया है और वेतन खाते में दर्ज किया है पर हमने राजेश लिखना भूल गए। मतलब हमने वेतन में उसका नंबर तो लिख दिया कि भैया हमने इसको पैसे देने, मतलब पैसे दिए, किसको दिए ये लिखना भूल गए। तो ये किसके अंतर्गत आती है, भूल चूक या फिर छूट जाने वाली अशुद्धि के अंतर्गत आती है। अब आती है हिसाब की अशुद्धि। यह वह त्रुटि होती है जो लेखा पुस्तक में गलत योग, गलत बही खाते या
लिखा जाता है या फिर गलत योग आगे ले जाना होता है आदि के कारण आती है। मतलब इसमें क्या हो जाता है, गलत योग हो गया, गलत बही खाते हो गए और गलत योग हो गया, इसके कारण जो अशुद्धि आती है उसे क्या कहा जाता है, हिसाब की अशुद्धि कहा जाता है। उदाहरण के लिए बिकी पुस्तक में 100 रुपये कम जोड़ दिए, जो हमने कोई पुस्तक बेची है बिक्री करते समय पुस्तक के हमने 100 रुपये कम जोड़ दिए। अमित ने 500 रुपये का माल खरीदा लेकिन हमने उसको 50 रुपये लिख दिया, तब भी ये क्या आ जाती है, हिसाब की मतलब त्रुटि हो जाती है या फिर अशुद्धि हो जाती है। अब आती है सैद्धांतिक अशुद्धियाँ। ऐसी अशुद्धियाँ लेखांकन के आधारभूत सिद्धांतों को नहीं प्रयोग करने के कारण आती हैं। जो हमारे सिद्धांत होते हैं उनको प्रयोग नहीं करते इसलिए त्रुटियाँ आती हैं। इन्हीं आधार पर इन्हें क्या कहा जाता है, आधार त्रुटियां भी कहा जाता है, क्योंकि सिद्धांत के अकॉर्डिंग नहीं हुई इसलिए क्या है, यह आधार त्रुटि भी कहा जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए व्यवसाय द्वारा एक मशीनी को खरीदा गया है, मशीन है उसको हमने खरीदा व्यवसाय के द्वारा, उसे क्रय लेखा में लिखा गया, मतलब हमने खरीदे में लिखा है, जबकि जो आधारभूत सिद्धांत के अनुसार मशीनी लेखा में लिखा जाना था, लेकिन हमने इसको किस में लिख दिया, क्रय खाते में लिख दिया, लेखा में लिख दिया। लेकिन इसको लिखा कहाँ जाना था, मतलब आधारभूत सिद्धांत क्या कहता है कि इसको मशीनरी लेखा में लिखा जाना था, लेकिन हमने इसमें त्रुटि कर दी। ये क्या होती है, सैद्धांतिक अशुद्धियां होती हैं। क्षतिपूरक अशुद्धियां, जब 2 या 2 से अधिक त्रुटियां इस तरह होती हैं कि डेबिट और क्रेडिट पक्ष का योग संतुलित हो जाता है। कब होता है इस प्रकार की त्रुटियां, जब 2 या 2 से अधिक त्रुटियां इस प्रकार होती हैं कि क्रेडिट और डेबिट का योग संतुलित हो जाता है और त्रुटियां एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देती हैं, तो इन्हें क्या कहा जाता है, क्षतिपूरक अशुद्धियां कहा जाता है। क्या होता है, इसमें क्रेडिट और डेबिट दोनों का पक्ष समतुल्य हो जाता है और त्रुटियां एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देती हैं, इसे क्या कहा जाता है, क्षतिपूरक अशुद्धि कहा जाता है। उदाहरण के लिए जय ने 500 रुपये व्यय को दिए पर व्यवसाय ने त्रुटि वस्तु से क्या लिख दिया, 400 रुपये लिए, जबकि जो वीरू है उसने 1500 रुपये दिए और हमने त्रुटि वस्तु कितने लिख दिए, 1600 रुपये लिख दिए। इसमें क्या हो गया, जो हमारे जय के 100 रुपये कम हुए थे वह वीरू के खाते में 100 रुपये एक्स्ट्रा चले गए, तो हमारा जो होगा लेखा जोखा लेन देन जो होगा उसमें त्रुटि में एक दूसरे के प्रभाव को कम कर दिया, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है क्षतिपूरक अशुद्धियाँ। अब आती है मूल्यह्रास। व्यापार की स्थायी संपत्तियों पर होने वाली कमी या फिर मूल्य में कमी को मूल्यह्रास कहा जाता है। मतलब कोई भी संपत्ति है उसमें कोई कमी हुई है या फिर मूल्य में जो कमी हुई है उसको क्या कहा जाता है, मूल्यह्रास कहा जाता है। यह कमी संपत्ति के निरंतर प्रयोग, अधिक समय व्यतीत होने और उसके अप्रचलन इत्यादि कारणों से होती है। किसके आदि, निरंतर उपयोग से, अधिक समय व्यतीत करने से और इन्हें अप्रचलन के द्वारा ये होती हैं। इससे अवक्षरण, घटौती, मूल्य अपकर्षण, घराशा आदि नाम से भी जाना जाता है। इसे क्या कहा जाता है, अपक्षरण, खटौती, मूल्य अपकर्षण और घराशा नाम से भी जाना जाता है। प्रोफेसर एंड्रयू मुनरो के अनुसार, किसके, प्रोफेसर एंड्रयू मुनरो के अनुसार जो मूल्यह्रास होता है स्थायी संपत्ति की लागत का वह भाग होता है जो उनके उपयोगी जीवन के समाप्त होने पर वसूला नहीं जा सकता। मतलब किसने कहा था, प्रोफेसर एंड्रयू मुनरो ने कहा था कि जो मूल्यह्रास होता है स्थायी संपत्तियों की लागत का वह भाग होता है, मतलब हमारी जो स्थायी संपत्ति है उस पर उसका एक ऐसा भाग होता है जो उपयोगी जीवन के समाप्त होने पर उसे वसूला नहीं जा सकता। पूरा जीवन निकल जाएगा लेकिन हम उसको वसूल नहीं सकते, इसको क्या कहा जाता है, मूल्यह्रास कहा जाता है। वित्तीय मूल्यह्रास जो हमारा वार्षिक होता है, कोई भी वार्षिक मूल्यह्रास है वह कैसे होता है, तो कुल लागत मूल्य माइनस अवशिष्ट मूल्य डिवाइड बाय संपत्ति का अनुमानित जीवन काल। हमारा मतलब क्या है, जो हमारी कुल लागत है उससे जो अवशिष्ट मूल्य मतलब जो बचा है वो उसको हम किससे मतलब डिवाइड कर देते हैं, तो संपत्ति का अनुमानित जीवन काल से उसको डिवाइड कर देते हैं। कुल लागत मूल्य क्या होती है, जो हमारी कुल लागत मूल्य है ये क्या है, तो क्रय मूल्य प्लस संपत्ति को लेना, क्रय मूल्य अर्थात संपत्ति को लेना क्या कहलाती है, कुल लागत मूल्य कहलाती है। और मरम्मत की व्यय और स्थापना की व्यय ये सब हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, मूल लागत या फिर कुल लागत के अंतर्गत। मतलब हमने जितनी भी लागत लगाई है, हमारा क्रय मूल्य होगा, उसमें संपत्ति को लेने का व्यय होगा, मरम्मत का व्यय होगा, स्थापना का व्यय होगा, ये सब क्या आती है, हमारी कुल लागत आती हैं। तो हमारे यदि वार्षिक मूल्यह्रास को घटाना है तो हमारी कुल लागत माइनस अवशिष्ट मूल्य को डिवाइड कर देते हैं संपत्ति के जो अनुमानित जीवन काल से। इसको हम फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, वार्षिक मूल्यह्रास इज इक्वल टू संपत्ति की लागत इंटू
प्रतिशत दर डिवाइड बाय 100। वित्तीय विवरण, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हर व्यवसाय के लिए अपने लाभ हानि का पता लगाना आवश्यक होता है। उसी के आधार पर व्यवसाय भविष्य की वित्तीय योजनाओं को बनाता है। वित्तीय वर्ष के अंत में ये सभी विवरण तैयार किए जाते हैं जो कि वित्तीय परिणामों को जानने ही के लिए आवश्यक होते हैं। इन्हें ही वित्तीय विवरण कहा जाता है। इसमें निर्माण खाता, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, व्यापार खाता, ट्रेडिंग अकाउंट्स, लाभ हानि खाता, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और चिट्ठा मतलब बैलेंस शीट शामिल होते हैं। क्या शामिल होते हैं? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट्स, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस अकाउंट, ये सब हमारे इसमें शामिल होते हैं। व्यापार खाता या फिर ट्रेडिंग अकाउंट क्या होते हैं? यह वह खाता होता है सकल लाभ को ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है। जो हमारा खाता होता है सकल लाभ को ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है व्यापार खाता। कुल बिक्री में से जब हम प्रत्यक्ष खर्च को हटा देते हैं, मतलब हमने जो बेचा है उससे हम क्या हटा देते हैं? प्रत्यक्ष खर्च को हटा देते हैं, तब हमें सकल लाभ का मान प्राप्त होता है। क्या होता है? तब हमें सकल लाभ का मान प्राप्त होता है। इसके नाम पक्ष में या इसके नाम पक्ष में कैसे लिखे जाते हैं? तो पहला होता है प्रारंभिक रहतिया और क्रय। क्या होते हैं? प्रारंभिक रहतिया और क्रय लिखे जाते हैं इसके नाम के पक्ष में। तो इसमें जैसे कि रेल, गाड़ी भाड़ा, आयात कर, कारखाने का व्यय, उत्पादन व्यय और अधिकार शुल्क या फिर रॉयल्टी, ये सब हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? नाम पक्ष के अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं जमा पक्ष, मतलब नाम पत्र में हम क्या क्या लिखते हैं? प्रारंभिक रहतिया मतलब जो ओपनिंग स्टॉक था वो, और परचेस हमने क्या क्या किया है, जैसे कि हमारा पूरा भाड़ा आ जाएगा, आय का कर मतलब आयात कर मतलब जो मंगाया है, इंपोर्ट किया है, उसके हमने कुछ कर भरे होंगे, कारखाने व्यय क्या होगा, उत्पादन का व्यय होगा, और जितने भी हमने शुल्क दिए हैं या फिर लॉयल्टी वगैरह दी हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं नाम पक्ष में। अब आता है जमा के पक्ष में। इसमें क्या होती हैं? जितने भी हमने विक्रय किया है मतलब बेचा है, और अंतिम रहती है मतलब जो हमारे पास अंतिम क्लोजिंग स्टॉक बचा है वो हमारे जमा में आते हैं। अब आता है लाभ हानि खाता। क्या होता है? व्यापार में शुद्ध लाभ और हानि को ज्ञात करने के लिए लाभ हानि खाता बनाया जाता है। मतलब हमें क्या करना है? शुद्ध लाभ और हानि को ज्ञात करना है, तो हम क्या बनाएंगे? लाभ हानि खाता बनाते हैं। सकल लाभ हानि में अप्रत्यक्ष आय को जोड़ा जाता है। इसमें क्या होता है? जो हमारा सकल लाभ हानि होता है उसमें अप्रत्यक्ष आय को जोड़ा जाए और अप्रत्यक्ष खर्च को घटा दिया जाए। जो हमारे प्रत्यक्ष लाभ है और हानि है उसको हमने क्या कर दिया? अप्रत्यक्ष आय को जोड़ा और अप्रत्यक्ष खर्च को हटा दिया, तो सकल लाभ हम या हानि हमें प्राप्त हो जाती है। मतलब हमने जितना भी आया है उसमें से हमने खर्च को हटा दिया, तो हमारा लाभ या हानि जो भी हो रहा होगा वो पता चल जाएगा। इसमें नाम पक्ष में क्या लिखे जाते हैं? मतलब हम नाम में क्या लिखते हैं? वेतन, बीमा, संचालन शुल्क, बिजली व्यय, ब्याज, किराया दर, टेलीफोन शुल्क, विज्ञापन व्यय, कमीशन और डूबत ऋण, ये सब हमारे क्या होते हैं? ये नाम के पक्ष में रखे जाते हैं, जो कि क्या हुए हैं? डेबिट हुए हैं। मतलब पूरा वेतन, बीमा, संचालन शुल्क, बिजली, ब्याज, किराया दर, टेलीफोन शुल्क, विज्ञापन, कमीशन और डूबत का जो ऋण होता है वह हम किसके अंतर्गत रखते हैं? डेबिट या फिर नाम पक्ष में रखते हैं। और क्रेडिट में क्या रखते हैं? हम जमा पक्ष में। पहले प्राप्त ब्याज, प्राप्त कमीशन, प्राप्त बट्टे और प्राप्त किराया, ये हम किसके अंतर्गत रखते हैं? जमा पक्ष के अंतर्गत रखते हैं। अब आता है चिट्ठा या फिर विवरण, बैलेंस शीट। यह वह विवरण या फिर पत्र होता है जिसमें दायित्व और संपत्ति की जानकारी होती है। इसमें क्या होता है? दायित्व और संपत्ति की जानकारी लिखी होती है, उसे क्या कहा जाता है? विवरण पत्र कहा जाता है। इसमें दायित्व मत क्या होते हैं? हमारी पूंजी, ऋण, लेनदार, बैंक ऋण और उद्यत व्यय के लिए लेनदार, ये सब हमारे क्या होते हैं? दायित्व मदें होती हैं जो कि हमें देनी होती है। मतलब पूंजी है, ऋण है, लेनदार हैं, बैंक का ऋण है, आदत व्यय के लेनदार हैं, ये सब हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? दायित्व मदों के अंतर्गत आते हैं। फिर आती है हमारी संपत्ति मदें। एकाधिकार, ख्याति, भूमि, भवन, फर्नीचर, स्टॉक, बैंक में जमा और बैंक में नगद आदि हमारी क्या होती हैं? संपत्ति मदें होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एकाधिकार, ख्याति, भूमि, भवन, फर्नीचर, स्टॉक्स, बैंक में जमा और बैंक में नगद, ये हमारे क्या होते हैं? संपत्ति मदें होती हैं। और ये हमारी क्या है? बैलेंस शीट के अंतर्गत आते हैं। दो आते हैं दायित्व और
संपत्ति। दायित्व जो कि हमारे पास कैश वगैरह है वो हमारे दायित्व होते हैं, पैसे किसी को देना है वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। संपत्ति क्या है जो हमारे पास है, जैसे कि हमारे पास बैंक जमा है, हमारी संपत्ति है, वो हमारी संपत्ति मदों के अंतर्गत आती हैं। लेखांकन अनुपात। अनुपात का अर्थ किन्हीं दो या दो से अधिक संख्याओं के बीच में अंकगणितीय संबंध को दर्शाना होता है। यह वित्तीय जानकारी के आधार पर बनाई जाती हैं। कैसे बनाई जाती हैं? वित्तीय जानकारी के आधार पर उनको बनाया जाता है। यह वित्तीय जानकारी लाभ हानि खाते एवं चिट्ठी के द्वारा प्राप्त होती हैं। किसके द्वारा प्राप्त होती हैं यह वित्तीय जानकारी? तो हमारी जो वित्तीय जानकारी होती हैं, देखो, उनके आधार पर बनाया जाता है जो हमारा अनुपात होता है। कौन सा अनुपात है? लेखांकन अनुपात। किसके द्वारा आधार पर बनाया जाता है? वित्तीय जानकारी के आधार पर। दो या दो से अधिक संख्या के बीच के जो अंकगणितीय संबंध होता है उसको दर्शाता है। यह वित्तीय जानकारी लाभ हानि खाते, चिट्ठी आदि द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। अनुपात विश्लेषण का प्रयोग अंतर व्यवसाय या फिर अंतर व्यवसायिक तुलना करने में महत्वपूर्ण माना जाता है। जो हमारा अनुपात विश्लेषण है, यह इसका जो हम प्रयोग है वह किस में करते हैं? तो अंतर व्यवसाय में और अंतर व्यवसायिक तुलना में, व्यवसाय में और व्यवसायिक तुलना करने में हम इसका प्रयोग करते हैं। किसका? अनुपात विश्लेषण का। अनुपात के प्रकार क्या क्या होते हैं? पहले होती है द्रव्यता अनुपात, ऋण शोधन क्षमता अनुपात, लाभ प्रदाता अनुपात और क्रियाशील अनुपात। कौन कितने होते हैं अनुपात के प्रकार? 4 होते हैं। एक होती है द्रव्यता अनुपात, मतलब हमारी किसकी? लिक्विडिटी रेशियो होता है। ऋण शोधन क्षमता होती है, फिर लाभ प्रदाता अनुपात होता है और कार्यशील अनुपात होता है। द्रव्यता अनुपात क्या होता है? इसका हम परिकलन व्यवसाय की अल्पकाल में ऋण को चुकाता करने की क्षमता को प्रदर्शित करता है। मतलब द्रव्यता कितनी है इसमें, कितने जल्दी ये पैसे दे सकता है, तो इसका परिकलन है हम व्यवसाय की अल्पकाल में, मतलब छोटे से समय में ऋण को चुकाने के लिए, जो हमारे ऋण को मतलब जितना उसने उधार लिया है उसको चुकाने की क्षमता को प्रदर्शित करता है द्रव्यता अनुपात। मुख्यतः यह 2 प्रकार की होती है। एक होता है चालू अनुपात और दूसरा होता है तरल अनुपात। चालू अनुपात या फिर करंट रेशियो में क्या होता है? चालू संपत्ति को डिवाइड करते हैं चालू दायित्व से, और जो हमारे तरल अनुपात होता है इसमें तरल संपत्ति को डिवाइड करते हैं चालू दायित्व से। मतलब हमारे चालू दायित्व दोनों में डिवाइड होगा, मतलब दोनों को डिवाइड करेगा। तो चालू अनुपात में क्या होता है? तो चालू संपत्ति डिवाइड बाय चालू दायित्व, और जो हमारा तरल अनुपात होता है इसमें तरल संपत्ति डिवाइड बाय चालू दायित्व। अब आता है हमारा ऋण शोधन क्षमता अनुपात। इसका परिकलन व्यवसाय की दीर्घकालीन में ऋण को चुकाने की क्षमता को बताता है। मतलब ऋण शोधन क्षमता, मतलब हम ऋण को कब सोच के चुका पाएंगे, मतलब दीर्घकालीन में ऋण चुकाने की क्षमता को बताता है। इसमें क्या होती है? जो हमारी ऋण इक्विडिटी क्षमता होती है उसका अनुपात निकालते हैं हम। क्या निकालते हैं इसमें? कैसे प्रदर्शित किया जाता है? तो ऋण इक्विडिटी अनुपात, ऋण पर नियोजित पूंजी अनुपात, स्वामित्व अनुपात, कुल परिसंपत्तियों पर ऋण अनुपात और ब्याज व्याप्तित अनुपात। कैसे देखते हैं हम इसको? ऋण इक्विडिटी अनुपात, ऋण पर नियोजित पूंजी अनुपात, स्वामित्व अनुपात, कुल परिसंपत्तियों पर ऋण अनुपात और ब्याज व्याप्तित अनुपात के अंतर्गत हम देखते हैं किसको? ऋण शोधन क्षमता अनुपात को। दीर्घकालीन तक किसी भी ऋण को चुकाने की क्षमता को बताता है। नेक्स्ट आता है लाभ प्रदाता अनुपात। यह अनुपात का प्रयोग व्यवसाय में संशोधन के उपयोग और उनके लाभ के बीच के संबंध को दर्शाता है। ये क्या बताता है? किसी व्यवसाय में जो हमारे संसाधन हैं उनका उपयोग और उनके बीच में लाभ के दोनों के संबंध को कौन बताता है? लाभ प्रदाता अनुपात बताता है। सकल लाभ अनुपात के द्वारा दर्शाया जाता है प्रचालन अनुपात से, प्रचालन लाभ अनुपात से, निव्वल लाभ अनुपात से, निवेश पर प्रत्यय एवं नियोजित पूंजी प्रत्यय से, प्रति अंश अर्जन से, प्रति अंश पुस्तक मूल्य से, लाभांश भुगतान अनुपात से और मूल्य अर्जन अनुपात के द्वारा इसको ज्ञात किया जाता है। तो हम इसको कैसे बताते हैं? जो हमारा लाभ प्रदाता अनुपात है, तो कोई भी संसाधन के उपयोग और उसके बीच जो लाभ है उसके बीच के संबंध को कौन बताता है? लाभ प्रदाता अनुपात बताता है। कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो इसको हम पहले तो सकल लाभ अनुपात निकालेंगे, कितना पूरा लाभ हुआ है। प्रचलन अनुपात, मतलब जो हमारा ऑपरेटिंग रेशियो है वो क्या है। प्रचलन लाभ का अनुपात कितना है। निव्वल लाभ कितना है। निवेश पर प्रत्यक्ष और जो नियोजित पूंजी प्रत्यय है वो देखते हैं। प्रति अंश अर्जन,
प्रति अंश पुस्तक मूल, लाभांश भुगतान अनुपात, मूल अर्जन अनुपात इसके अंतर्गत देखा जाता है। क्रियाशील अनुपात, यह अनुपात व्यवसाय की परिसंपत्तियों का उपयोग करने की क्षमता को दर्शाता है। ये क्या करता है? व्यवसाय की परिसंपत्तियों का उपयोग करने की क्षमता को दर्शाता है। कौन? कार्यशील अनुपात। तथा इसकी कार्य क्षमता एवं लाभ प्रदाता को व्यक्त करता है। इसकी कार्य क्षमता क्या होती है? ये क्या करता है? कार्यशीलता किसी व्यवसाय की कार्य क्षमता और उसके लाभ प्रदाता को व्यक्त करता है। कौन सा अनुपात है यह? यह अनुपात व्यवसाय की परिसंपत्तियों का उपयोग करने की क्षमता को दर्शाता है कि यह कितनी परिसंपत्तियों का उपयोग कर पा रहा है। कार्यशील अनुपात। अब इसको व्यक्त कैसे करते हैं? तो रहतिया आवर्त अनुपात देखते हैं हम, मतलब हमारे पास कितना स्टॉक है। व्यवसायिक प्राय आवर्त अनुपात, व्यापारिक देह आवर्त अनुपात, निवेश निवल परिसंपत्तियां आवर्त अनुपात, स्थिर परिसंपत्तियां आवर्त अनुपात और कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात। कितने के अंतर्गत देखते हैं हम कार्यशील पूंजी को, अनुपात को कैसे देखते हैं? रहतिया आवर्त अनुपात से, व्यवसायिक प्राय आवर्त अनुपात से, व्यापारिक देह आवर्त अनुपात से, निवेश निवल परिसंपत्ति आवर्त अनुपात से, स्थिर परिसंपत्तियां आवर्त अनुपात से और कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात से इसको देखा जाता है। नेक्स्ट आता है रोकड़ प्रवाह विवरण। एक निश्चित समय में व्यवसाय में किन किन संसाधनों द्वारा रोकड़ का आगमन होता है तथा किन मदों पर रोकड़ का खर्च होता है, मतलब किन किन साधनों से हमारा रोकड़ आया है और किन किन मदों पर हमने वह रोकड़ खर्च किया है। इस व्यवहार को जानने के लिए व्यवसाय एक विवरण तैयार करता है जिसे क्या कहा जाता है? रोकड़ प्रवाह विवरण कहा जाता है। मतलब कहाँ से रोकड़ कितना आ रहा है और कहाँ पर रोकड़ जा रहा है, इसके लिए हम क्या करेंगे? रोकड़ प्रवाह विवरण का इस्तेमाल करते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत जो धारा 2 है उसके 40 के अनुसार किसी कंपनी को वित्तीय विवरण बनाते समय लाभ हानि विवरण और आर्थिक चिट्ठा मतलब बैलेंस शीट के अलावा रोकड़ प्रवाह विवरण भी तैयार करना अनिवार्य होता है। तो कोई भी व्यवसाय है किसके अनुसार? तो कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत जो धारा 2 है उसमें 40 में कहा गया है कि कोई भी कंपनी है जब अपने वित्तीय विवरण बनाती है तो उसमें लाभ हानि विवरण बनाएगी, आर्थिक चिट्ठा बनाएगी और उसके अलावा जो रोकड़ बही प्रवाह है, प्रवाह बही विवरण है, वह भी बनाएगी। तो रोकड़ प्रवाह विवरण को लेखांकन मानक 3 किसमें? रोकड़ प्रवाह विवरण को लेखांकन मानक 3 के अनुसार तैयार किया जाता है। किसी निश्चित समय की प्राप्ति का विवरण, नगद के भुगतान के बयान को नगदी प्राप्ति विवरण या रोकड़ प्रवाह विवरण कहते हैं। तो हमारा जो किसी निश्चित समय की प्राप्ति का विवरण, कोई भी निश्चित समय है उसकी प्राप्ति का जो विवरण है और नगद के भुगतान का विवरण को हम नगदी प्राप्त विवरण कहते हैं। क्या कहते हैं? नगदी प्राप्त विवरण कहते हैं। कोई प्राप्त विवरण है, समय की प्राप्ति विवरण और नगद के भुगतान के बयान को नगदी प्राप्ति विवरण कहा जाता है। रोकड़ की प्राप्ति को अंतर प्रवाह और रोकड़ के बहिर्प्रवाह को हम क्या कहते हैं? बहिर्प्रवाह कहते हैं। देखो 2 प्रकार के प्रवाह होते हैं। तो रोकड़ की प्राप्ति हो रही है मतलब रोकड़ प्राप्त हो रहा है तो हम क्या कहेंगे? अंतर प्रवाह, मतलब अंदर के लिए प्रवाह हो रहा है। और रोकड़ के बहिर्प्रवाह को हम क्या कहते हैं? बहिर्वाह कहते हैं, मतलब कि वो तो बाहर चला गया तो बाहर ही गया। रोकड़ प्रवाह के 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। हमारा जो रोकड़ प्रवाह है वह 3 प्रकार से होता है। पहला क्या होता है हमारा? प्राचलन, निवेश और वित्तीय। कैसे होता है? प्राचलन, निवेश और वित्तीय। प्राचलन में क्या होता है? प्राचलन द्वारा व्यवसाय की आंतरिक ऋण शोधन की क्षमता का आकलन किया जाता है। जो हमारा व्यवसाय है उसकी आंतरिक ऋण शोधन की जो क्षमता होती है उसका आकलन किसके अंतर्गत किया जाता है? प्रचालन के अंतर्गत किया जाता है। प्रचालन बिना वित्तीय स्रोतों की सहायता के व्यवसाय में पर्याप्त रोकड़ प्रवाह को बनाए रखती है। ये क्या करती है? हमारे वित्तीय स्रोत की सहायता से व्यवसाय में जितने भी प्राप्त रोकड़ प्रवाह हैं उनको बनाए रखती है। यह प्रचलन बिना वित्तीय स्रोत की सहायता से, बिना किसी वित्तीय स्रोत की सहायता से व्यवसाय में प्राप्त रोकड़ प्रवाह को बनाए रखती है। कौन? प्रचलन। इसमें अंतर्वाह में माल की बिक्री, चालू दायित्व में वृद्धि, फीस कमीशन आदि की प्राप्ति एवं रोकड़ बहिर्वाह में माल एवं सेवाओं का नगद भुगतान, वेतन का भुगतान, कर भुगतान इत्यादि शामिल होते हैं। तो इसमें क्या होता है? जो हमारा
प्रवाह होता है, प्रचलन होता है। इसमें क्या होता है, जो हमारा बही का खाता होता है वह अंतर्वाह होता है। तो हमारी माल की बिक्री, चालू दायित्वों में वृद्धि हो जाएगी, फीस कमीशन आदि की प्राप्ति हो जाएगी। रोकड़ बहिर्वाह में माल एवं सेवाओं का नगद भुगतान होगा, वेतन का भुगतान होगा, कर भुगतान आदि इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। लेखांकन मानक 3 के अनुसार इनकी गणना निम्न 2 प्रकार से की जाती है। किसके? लेखांकन मानक 2 के अनुसार जो हमारे प्रचलन होता है इसकी गणना हम कैसे करते हैं? 2 प्रकार से करते हैं। एक तो हमारी प्रत्यक्ष विधि होती है, दूसरी हमारी क्या होती है? अप्रत्यक्ष विधि होती है। अब आता है निवेश। इसमें हमारी संपत्तियों की खरीद एवं बिक्री की क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। तो निवेश में क्या होती हैं? हमारी कोई भी परिसंपत्ति को खरीदना और उनके बेचना, जो क्रियाएं होती हैं वह निवेश के अंतर्गत होती हैं। ये भी 2 प्रकार की होती हैं। एक होता है रोकड़ अंतर्वाह और रोकड़ बहिर्वाह। रोकड़ अंतर्वाह में क्या होता है? कंपनियों को बेचने के लिए किया जाता है, मतलब हम अपनी कंपनी को बेच देंगे, पैसा आ जाएगा। तो रोकड़ परिसंपत्तियों को बेचना। और जो हमारा रोकड़ बहिर्वाह होता है इसमें क्या होता है? मुझे परिसंपत्ति को खरीदना, मतलब हम अपना क्या कर रहे हैं? रोकड़ को बाहर प्रवाह कर रहे हैं, क्योंकि हम खरीद रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, उसका भुगतान। फिर आता है वित्तीय। ये गतिविधियां वे होती हैं जिनके माध्यम से शेयर पूंजी के आकार एवं संरचना में परिवर्तन आता है। तो वित्त क्या होता है? तो ऐसी गतिविधियां जिनके कारण जो शेयर पूंजी होती है उसके आकार और संरचना में परिवर्तन होता है, उन्हें वित्त कहा जाता है। ये भी 2 प्रकार से होता है। एक होता है हमारा रोकड़ अंतर्वाह और एक होता है बहिर्वाह। अंतर्वाह में क्या होता है? इसमें आंशिक अंश निर्गमन, ऋण पत्र, दीर्घकालीन ऋण आदि हमारे रोकड़ प्राप्ति होते हैं। क्या होते हैं? जब भी हमें अंश निर्गमन करना है, ऋण पत्र, दीर्घकालीन ऋण है, ये सब हमारे क्या होते हैं? रोकड़ प्राप्ति होते हैं, मतलब रोकड़ से प्राप्त हो रहा है। रोकड़ बही में क्या होता है? दीर्घकालीन ऋण पत्र होते हैं, उधार ली गई राशियां आदि का भुगतान किया जाता है। उधार ली गई राशियां उनका हम इसमें भुगतान करते हैं। दीर्घकालीन ऋण पत्र होते हैं, ये हमारे रोकड़ बहिर्वाह में आते हैं। अंतर्वाह में क्या आता है? आंशिक निर्माण के लिए हमने ऋण पत्र प्राप्त कर लिए, दीर्घकालीन ऋण है, तो ये हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? रोकड़ अंतर्वाह के। लेकिन हमारे दीर्घकालीन ऋण पत्र बहिर्वाह के अंतर्गत आते हैं और उधार ली गई राशियां भी हमारे बहिर्वाह के अंतर्गत आती हैं। रोकड़ प्रवाह विवरण के उद्देश्य क्या है? जो हमारा रोकड़ प्रवाह है उसके विवरण के उद्देश्य, पहला, भविष्य में नकदी का अनुमान लगाने में सहायक होता है। जो हमारे भविष्य में नकदी है उसके अनुमान लगाने में सहायक होता है। अल्पकालीन वित्तीय योजनाएं बनाने में सहायक होता है। जो अल्पकालीन वित्तीय योजनाएं होती हैं उनको बनाने में सहायक होता है। कैश बजट बनाने में सहायक होता है। विषम वित्तीय स्थिति में सहायक होता है और व्यवसाय की प्रगति को ज्ञात करने में सहायक होता है। जो हमारा रोकड़ प्रवाह होता है, मतलब हमारा पैसा कहाँ पे खर्च हो रहा है उसका स्टेटमेंट हम देख के क्या कर सकते हैं? तो भविष्य में नकदी का अनुमान लगा सकते हैं कि हमने इतना पैसा यहाँ खर्च कर दिया, तो हमारे भविष्य में कितना नगद बचेगा। अल्पकालीन वित्तीय योजना बना सकते हैं, मतलब यदि हम वित्त की अभी जरूरत है, हम योजनाएं बना सकते हैं कि हमारे पास इतना है भी या नहीं है, यदि खत्म हो जाएगा तो हम क्या योजना होगी। कैश बजट बनाने में, हमारा जो कैश है उसका बजट बनाने में सहायक होती है। विषम वित्तीय स्थिति में सहायक होती है, हम पहले से हम इसकी स्थिति का पता लगा लेते हैं, विषम स्थितियों का। व्यवसाय की प्रगति को ज्ञात करने में भी यह सहायक होता है। अब आते हैं हमारे लेखांकन मानक और विवरण। इससे पहले हम ये देख लेते हैं थोड़ा सा क्या है लेखांकन मानक क्या होते हैं। तो लेखांकन मानक की अनेक विधियां प्रचलन ना हो, उनके आधार पर वित्तीय विवरण के तुलनात्मक अध्ययन एवं सूचनाओं के विश्लेषण में बाधा की रोक हेतु ब्रिटेन में सन 1970 में लेखा प्रमाण समिति बनाई गई थी। मतलब जो हमारा लेखांकन है उसकी अलग अलग जगह पर अलग अलग विधियां होती हैं। तो अब यही लेखांकन की अलग जगह पर अलग अलग विधियां प्रचलन में ही ना आ जाएं, इसको रोकने के लिए और वित्तीय विवरणों के जो हमारे तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए और सूचनाओं के विश्लेषण में बाधा को रोकने के लिए, जो हमारा अलग अलग जगह पर अलग अलग लेखांकन होगा तो उसकी हम तुलना कैसे करेंगे, उसका क्या होगा, कैसे अध्ययन किया जाएगा, उनकी विशेषताओं का विश्लेषण कैसे करेंगे, तो उसको रोकने के लिए ब्रिटेन में सन 1970 में लेखा प्रमाप समिति का गठन किया गया। यह एक गैर सरकारी संगठन है। क्या है? यह एक गैर सरकारी संगठन है। इसमें लेखांकन से संबंधित महत्वपूर्ण संस्थान प्रतिनिधित्व करती हैं। यह समिति लेखांकन से संबंधित प्रमापों की घोषणा जारी करती है। क्या करती है? जितने भी प्रमाप हैं लेखांकन से संबंधित उन सभी की घोषणा करती है। यह घोषणाएं लेखा प्रमाप लेखांकन से संबंधित होती हैं। ये किससे संबंधित होती हैं? लेखा प्रमाप लेखांकन से संबंधित होती हैं। भारत में भी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंट्स ऑफ इंडिया ICA द्वारा एक अकाउंटिंग
स्टैंडर्ड बोर्ड का गठन किया गया था। कब किया गया था? 21 अप्रैल 1977 को, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? लेखांकन के प्रमाप में एक रूपता लाना। तो जैसे कि ब्रिटेन में बनाया गया 1970 में, उसी को देखकर हमारे भारत ने भी बनाया क्या? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। कब गठन किया गया है? 21 अप्रैल 1977 को। इसका उद्देश्य क्या है? जो लेखांकन मानक है उनमें एक रूपता लाता है। इसके द्वारा जो लेखांकन द्वारा प्रारूपों को तैयार करने का कार्य कौन करता है? ए करता है। जो हमारे लेखांकन होते हैं उसके प्रमाप के प्रारूप को तैयार करने का काम करता है। लेखांकन प्रमाप में लिखित विवरण होते हैं। जो हमारा लेखांकन प्रमाप होता है इसमें क्या होते हैं? लिखित विवरण होते हैं जो कि एक रूपता के लिए निर्मित होते हैं। क्या करते हैं? यह एक रूपता के लिए बनाए जाते हैं। लेखांकन के नियमों का उल्लेख ऐसे होता है। जो हमारे लेखांकन के नियम है वो क्या बताते हैं? चलो हम बंद से देखते हैं कि लेखांकन के नियम। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पहला बताता है कि यह लेखांकन की नीति का स्पष्टीकरण का एक है। तो हम स्पष्ट कर दे रहे हैं भैया तुम्हें एक ही बार में। तो एक स्पष्टीकरण करता है। दो कि भैया कोई भी स्टॉक नहीं रखोगे, सबका हमें मूल्यांकन दो। तो दो क्या बताता है? स्टॉक का मूल्यांकन। तीन क्या बताता है? नगद रोकड़ प्रवाह। तो तीन से क्या हो जाएगा? हमने सब कुछ मांगा तो वो दूसरी गली को पकड़ के निकल जाएगा। तो रोकड़ और नगद प्रवाह का विवरण। चार में क्या हो जाएगा? हम इसको चार चार करके तोलेंगे। तो तुलन पत्र की तिथि के पश्चात हुए आकस्मिक व्यय की घटना, ये किसके अंतर्गत आती हैं? चार के अंतर्गत आती हैं कि भैया चार यहाँ की घटना है, चार वहाँ की घटना है। तो आकस्मिक व्यय और घटनाएं तुलन पत्र की स्थिति के मतलब तिथि के पश्चात वाली। पाँच में क्या आता है? अवधि की शुद्ध लाभ और हानि। जो हमारी अवधि होती है उसका शुद्ध लाभ और हानि। पूर्ववर्ती अवधि मद और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन, ये 5 के अंतर्गत आता है। किसमें? अवधि का शुद्ध लाभ और हानि, प्रवर्तित अवधि मद और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन। एस मतलब 6 के अंतर्गत क्या आता है? 6 में आता है हमारा मूल्यह्रास। सबके सब छक्के छुड़ा दिए, जितना भी मूल्यह्रास है सब हो गया। तो मूल्यह्रास का लेखांकन। 7 में क्या आता है? निर्माण प्रसंविधाएं। क्या आती हैं? निर्माण की प्रसंविधाएं आती हैं 7 के अंदर। 7 दो हमारा निर्माण करना है प्रसंविधाएं का बनाने के लिए। फिर 8 आता है, इसमें क्या करेंगे हम? ठाठ से करेंगे शोध और विकास के लिए लेखांकन। तो शोध और विकास के लिए लेखांकन। 9 में क्या होता है? निर्गमन की मान्यताएं। हमारी निर्गमन करने के लिए मान्यताएं 9 में दी जाती हैं। 10 में होती है हमारी स्थायी परिसंपत्ति का लेखन। मतलब हमारे 10 में, अच्छा 10 है, पूरा स्टैंडर्ड है, स्थायी हो गया। तो 10 परिसंपत्तियों का लेखांकन। 11 में क्या होगा? तो एक इस विदेश को जाएगा, इस एक देश को जाएगा। तो क्या हो गया? विदेशी मुद्रा के विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रवाह का लेखांकन। तो विदेशी मुद्रा के विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रवाह का लेखांकन। 12 में क्या होता है? सरकारी अनुदान का लेखांकन। जो हमारे सरकारी अनुदान है उसका लेखांकन हम किस में करते हैं? 12 के अंतर्गत किया जाता है। 13 में क्या किया जाता है? निवेश के लिए लेखांकन। जो हमारा 13 है, 13 तुम्हारा ले लो, तो निवेश के लिए लेखांकन। 14 के लिए सम्मेलन का लेखांकन। और 14 में ही आता है ऋण लागत। क्या आती है? ऋण लागत आती है। 14 में बहुत सारे आते हैं। ऋण लागत आती है, सम्मेलन का लेखांकन आता है। 14 में और क्या आते हैं? खंडित प्रतिवेदन आते हैं। जो हमारे सम्मेलन होगा वहाँ पर क्या हुआ? हमें ऋण मिलेगा और हमारा खंडित कुछ भी खंड हो गया तो उसका खंड का प्रतिवेदन देना। नियोक्ता के वित्तीय विवरण में सेवानिवृत्ति लाभों का लेखांकन। संशोधन के उपरांत इनका नाम बदलकर कर्मचारी लाभ कर दिया गया था। 14 में ही संबंधित पार्टी प्रकटीकरण, लीज पट्टा हमारे 14 के अंतर्गत ही आता है। अब आते हैं इसके 15 बंदा नहीं है, 5 सीधे गायब। और हमारे अब आते हैं 20 से। तो इसमें क्या आता है? प्रति अंश उपार्जन। क्या आता है? 20 में प्रति अंश उपार्जन। 21 में आती है समाहित वित्तीय विवरण। क्या आता है? समाहित वित्तीय विवरण। जो हमने किस में दिया था? प्रति अंश उपार्जन में दिया था। 20 के बाद हमारा क्या मिलेगा? समाहित वित्तीय विवरण। 22 में आय पर कर का लेखांकन। आय पर आया है तो आय पर कर का लेखांकन दे दो। आया जो कुछ आया है वो हमें सब दे दो। तो आय पर कर का लेखांकन। 23 में क्या आता है? सहयोगी फर्म में निवेश का समाहित वित्तीय विवरण में लेखांकन। इसमें क्या होता है? सहयोगी फर्म में निवेश का समाहित वित्तीय विवरण का लेखांकन।
24 में विच्छिन्न प्रक्रियाएं क्या आती हैं? 24 में विच्छिन्न प्रक्रियाएं। 28 में अंतरिम वित्तीय प्रतिवेदन क्या आते हैं? 28 से, तो 28 में क्या आते हैं? अंतरिम वित्तीय प्रतिवेदन। 26 में आते हैं अमूर्त परिसंपत्तियां क्या आती हैं? 26 में अमूर्त परिसंपत्तियां। 27 में संयुक्त उपक्रम में हितों का वित्तीय प्रतिवेदन। संयुक्त उपक्रम में हितों का वित्तीय प्रतिवेदन आता है 27 में। संयुक्त उपक्रमों में हितों का वित्तीय प्रतिवेदन। 28 में परिसंपत्तियों को क्षति, जो हमारी 28 होती हैं तो हमारी परिसंपत्तियों को क्षति। परिसंपत्तियां किस में थी? 10 में थी। इसको क्षति कब हुई है? 28 वाले में बताई गई हैं। 29 में क्या होती है? संभाव्य देनदारियों और संभाव्य परिसंपत्तियों के प्रावधान। हमारे कितने हैं? सारे 19 तक दिए गए हैं। तो पहला हम इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्या है? हमारे लेखांकन नीतियों का हम प्रकटीकरण करेंगे। 2 में स्टॉक का मूल्यांकन। 3 में हम नकदी और रोकड़ का प्रवाह देखेंगे। 4 में क्या होगा? इसको तोलेंगे उसको तोलेंगे, तो हम इसमें जो तुलन पत्र होता है उसमें तिथि के पश्चात हुए आकस्मिक व्यय और घटनाएं। 5 में क्या आएंगी? तो वित्त की शुद्ध लाभ हानि, पूर्ववर्ती मदें और लेखांकन नीतियों का में परिवर्तन 5 के अंतर्गत देखा जाएगा। अब कोई हाश हुआ है, छक्के छूट गए, तो मूल ह्रास 6 के अंतर्गत आते हैं। निर्माण प्रासंविधाएं तो 2 मतलब 7 में आती हैं। किस में आती हैं? निर्माण प्रासंविधाएं 7 में। 8 में आते हैं शोध और विकास के लिए लेखांकन। 9 में आते हैं अगम मान्यताएं। क्या आती हैं? 9 में अगम मान्यताएं। स्थायी परिसंपत्तियां आती हैं हमारी 10 में, लेकिन स्थायी परिसंपत्ति में जो हाश होता है वो किस में आ रहा है? 28 में। 11 में क्या आती हैं? विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में परिवर्तन का प्रवाह का लेखांकन किया जाता है। 12 में क्या होते हैं? जो हमारी सरकारी अनुदान होते हैं उनका लेखांकन। और 13 में निवेश के लिए लेखांकन। 14 में सम्मेलन का लेखांकन। ऋण लागत 14 में बहुत सारे हैं। पहला होता है सम्मेलन का लेखांकन, उसमें ऋण लागत 14 में। फिर खंडित प्रतिवेदन, नियोक्ता के वित्तीय विवरण में सेवानिवृत्ति और लाभों का लेखांकन, जिसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? कर्मचारी लाभ कर दिया गया। और संबंधित पार्टी का प्रकटीकरण, फिर उसका लीज और पट्टा, ये 14 के अंतर्गत आते हैं। अब आता है हमारा 20। इसमें क्या कहा जाता है? अति अंश उपार्जन। 21 में समाहित वित्तीय विवरण। 22 में आता है कर पर, जो आय पर कर का लेखांकन। कर का लेखांकन करे हैं तो 2 बना के कर दो, तो आय का कर दो और व्यय का मतलब कर का कर दो, तो आय पर कर का लेखांकन। 23 में क्या होती है? जो हमारे सहयोगी फार्म होते हैं उसमें निवेश का समाहित वित्तीय विवरण का लेखांकन। 24 में विच्छिन्न प्रक्रियाएं। 28 में अंतरिम वित्तीय प्रतिवेदन। 28 में 2 थी, देखो, एक अंतरिम वित्तीय प्रतिवेदन है और परिसंपत्ति की क्षति भी है। 26 में क्या आती हैं? अमूर्त परिसंपत्तियां हैं। 27 में जो संयुक्त उपकरण है उनके हितों का वित्तीय प्रतिवेदन। और 29 में सबसे जो लास्ट है उसमें क्या है? संभाव्य देनदारियों और संभाव्य परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान। जो हमारी देनदारियां हैं और परिसंपत्ति हैं उनका प्रावधान संभाव। अब आते हैं व्यवसायिक सौदे। कुछ निश्चित मान्यताओं और सिद्धांतों के आधार पर वित्तीय व्यवहारों का लेखांकन किया जाता है। कुछ निश्चित मान्यता और सिद्धांतों के आधार पर वित्तीय व्यवहारों का लेखांकन किया जाता है। लेखांकन में किसी भी प्रकार की कल्पना या फिर भावना संभावना का कोई स्थान नहीं होता। व्यवसाय में जब भी कोई वित्तीय लेन देन होता है तब उसका लेखा पुस्तक किया जाता है। पुस्तकों में किया जाता है। उसका जो लेखा है वह हम कहाँ करेंगे? पुस्तक में करते हैं। इनमें लेखे के आधारभूत या मूल रूप से प्रमाणित या फिर बाउचर होते हैं। क्या होते हैं? प्रमाणक क्या होते हैं? आधार, जो लेखे का आधार होता है वो क्या होता है? बाउचर्स होता है या फिर प्रमाणक होता है। प्रमाणक क्या होते हैं? ऐसे लिखित अभिलेख जिनके आधार पर वित्तीय लेन देन का लेखा पुस्तक में लिखा जाता है। जिनके आधार पर क्या होता है? एक अभिलेख होते हैं जिनके आधार पर हम जो वित्तीय लेखा लेन देन में लेखा पुस्तक लिखते हैं वह होते हैं प्रमाणक। यह मूल अभिलेख कहलाते हैं। यह प्रमाणक लेन देन की प्रकृति, सौदे की राशि, क्या करते हैं? लेन देन की प्रकृति, सौदे की राशि प्रमाणक का नाम प्रदर्शित करती है। जो प्रमाणक होती है वो क्या करती है? लेन देन की प्रकृति बताती है और सौदे की राशि को बताती है। प्रमाणक लेन देन के साक्ष्य के रूप में होती है। क्या होती है? प्रमाणक लेन देन के साक्ष्य के रूप में होती है। इसके अंतर्गत रसीद, बीजक, वेतन बिल, मजदूरी बिल, यात्रा भत्ते,
के बिल इत्यादि शामिल किए जाते हैं। इसमें रसीद, बीजक, वेतन बिल, मजदूरी बिल, यात्रा भत्ते बिल शामिल किए जाते हैं। नकदी विक्रय की स्थिति में नकदी रसीद उधार विक्रय की दशा में बीजक और उधार की रसीद क्रेता के पास भेजी जाती है। इसमें क्या होता है, जो हमारा नकदी विक्रय है, जो हमने नकदी में बेचा है, तो इसमें क्या होगी, नगद की रसीद होगी। उधार विक्रय किया है तो इसमें क्या होगा, बीजक होगा। और यदि हमने उधार की रसीद विक्रेता के पास भेजी जाती है। लेखांकन समीकरण, यह समीकरण लेखांकन की दोहरी लेखा प्रणाली या फिर द्विपक्षीय अवधारणा पर आधारित होती है। प्रत्येक लेन देन का प्रवाह दो खातों के नाम पर डेबिट और क्रेडिट में सामान्य रूप से पड़ता है, अतः दोनों पक्षों का योग बराबर होना आवश्यक होता है। इसके प्रत्येक व्यवहार के प्रवाह को यदि चिट्ठे में प्रदर्शित किया जाता है तो संपत्ति और दायित्व पक्ष का योग बराबर होना आवश्यक होता है। लेखांकन समीकरण में सम्मिलित किए जाने वाले जो प्रमुख दायित्व या परिसंपत्तियां होती हैं उनके विवरण इस प्रकार हैं। जो हमारे किस में होते हैं, जो परिसंपत्तियां दायित्व का योग यदि लेखांकन समीकरण में शामिल किए जाते हैं, दायित्व और परिसंपत्तियों का विवरण इस प्रकार है। तो दायित्व और परिसंपत्तियां, पहले आती हैं इसकी संपत्तियां, एसेट्स, परिसंपत्ति संपत्ति, एसेट्स क्या होती हैं, यह रोकड़ हस्ते, बैंक में रोकड़, विविध देनदार और पुस्त ऋण, प्रव्य विपत्र, विनियोग, अंतिम रहतिया, भूमि भवन, प्लांट और मशीनरी, उपकरण और औजार, फर्नीचर, फिटिंग्स, पूर्वदत्त व्यय और ख्याति, ये सब हमारे क्या होते हैं, संपत्तियां होती हैं। अब आते हैं दायित्व क्या क्या है, माल हेतु लेनदार और इसमें विविध लेनदार एवं देह विपत्र आते हैं, बैंक ऋण आते हैं, ऋण पत्र आते हैं, कर्मचारी भविष्य निधि आती है और आदत्य व्यय हेतु लेनदार आते हैं। कौन कौन से आते हैं, कोई भी हमारे जो लेखांकन समीकरण है दो प्रकार की होती हैं, संपत्ति और दायित्व होती हैं। संपत्ति में हमारे पास जो जो कुछ है वो हम सब रख देते हैं, जैसे कि मतलब रोकड़ में हस्ते, बैंक में रोकड़, देनदार और पुस्त ऋण, प्रवत्त विपत्र नहीं प्रवय विपत्र मतलब विल्स रिवाइवल, हाँ, और विनियोग, अंतिम रहतिया, भूमि भवन, प्लांट मशीनरी, उपकरण औजार, फर्नीचर, फिटिंग, पूर्वदत्त व्यय और ख्याति हमारे किसके संपत्ति के अंतर्गत आती हैं। जबकि जो दायित्व होते हैं माल हेतु देनदार और इसमें विविध लेनदार, देह विपत्र, ऋण, बैंक ऋण, ऋण पत्र, कर्मचारी भविष्य निधि, दत्त व्ययों हेतु लेनदार इसके अंतर्गत आते हैं। खाते में नाम डेबिट और जमा क्रेडिट के नाम नियम में रखा जाता है। जो हमारे खाते में नाम होता है वह कहाँ रखते हैं, हम डेबिट में रखते हैं, और जमा कहाँ रखते हैं, क्रेडिट में रखते हैं। इसमें संपत्ति में वृद्धि होने पर नाम डेबिट में और कमी होने पर हम उसे क्रेडिट में रखते हैं। जब भी हमारी संपत्ति में कोई वृद्धि हो जाती है तो नाम डेबिट में रखते हैं, और जब कमी हो जाती है तो क्रेडिट में रखते हैं संपत्ति को। ऐसे वृद्धि हो गई तो हम डेबिट प्लस हो गया, और कमी हो गई तो हमारा क्रेडिट कर दिया उसको। व्यय और हानि में वृद्धि होने पर, जब हमारा व्यय में और हानि में वृद्धि हो गई, व्यय करने में और हानि हो गई है, तो हम क्या करेंगे, तो डेबिट में नाम और कमी में क्रेडिट रख देते हैं। तो कमी में क्या रखा है, क्रेडिट रखा है, और वृद्धि में हमने डेबिट रखा है। दायित्व में वृद्धि होने पर, दायित्व बढ़ गए हमारे, उसमें वृद्धि हो गई तो हम जमा क्या करेंगे, क्रेडिट, और दायित्व में कमी होने पर हम डेबिट में रखते हैं। जब हमारी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, किसमें, दायित्वों में कमी हो गई तो हमारा डेबिट दायित्व में चला जाएगा, और यदि दायित्व में वृद्धि हो जाती है तो जो जमा है वह क्रेडिट में चला जाता है। पूंजी में वृद्धि होने पर जमा, जब हमारी पूंजी बढ़ जाती है तो हम जमा कहाँ पर करेंगे, क्रेडिट में करेंगे, और पूंजी में यदि कमी हो जाती है तो हम कहाँ करेंगे, डेबिट में करेंगे। यदि कम है तो वह डेबिट के पास जाएगी, और यदि ज़्यादा हो गई है तो वह क्रेडिट के पास जाती है। आय और लाभ में वृद्धि होने पर, जब हमारी आय या फिर जो लाभ है उसमें वृद्धि हो गई तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट में चला जाएगा, और यदि कमी हो गई है तो वह कहाँ चला जाएगा, डेबिट में चला जाता है। आय और लाभ में यदि वृद्धि हो गई है, मतलब हमारा ज़्यादा बढ़ रहा है तो हमारा क्रेडिट में चला जाएगा, यदि लेकिन कम हो रहा है तो हमारा डेबिट में चला जाता है।
इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक होता है कंप्लीट। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, क्योंकि वरना ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो चलिए गाइस, हम अब विदा लेते हैं। और यदि अभी तक आपको हमारा चैनल थोड़ा सा भी यदि यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ गाइस पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।